एपिसोड 111 टू 120। अध्याय 111। एक स्कूली छात्रा निकली। समय उड़ता गया और शुक्रवार आ गया। हे फैंग ने कहा था कि वह दौड़ में शामिल होंगी, लेकिन उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं किया तथा इस बात पर जोर दिया कि जब वह यहाँ आएंगी तो वे दोनों साथ में दौड़ेंगे। किंग गुआंगलिन को स्वयं में ज़्यादा प्रेरणा महसूस नहीं होती थी। जब वह उत्साहित महसूस करता तो कुछ अतिरिक्त चक्कर लगाता था, और जब थक जाता था तो बस अपने घर के चारों ओर घूमता था, एक फ़ोटो खींचता था और उसे टीचर हे को भेज देता था, जिन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह एक बार वहाँ रहने के बाद उसकी देखरेख करती थी। मेरे घर आकर अभ्यास करो, लिन। किंग गुआंगलिन को पिछले कुछ दिनों से उस पुस्तिका में डूबा देखकर सुनवेन थोड़ा बेचैन हो गया। जब मैं छुट्टी लूंगा तो गड़बड़ मत करना। चिंता मत करो। किंग गुआंगलिन ने अपनी कलम पीछे की ओर पकड़ी और इत्मीनान से ड्राइंग बोर्ड पर रंग भर दिया। उसने तेजी से चित्र नहीं बनाए थे, क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ 3 पन्ने ही लिखे थे और जानबूझकर चेंडुई की शैली की नकल करने की कोशिश कर रहा था। खैर, अगर गड़बड़ हो जाए तो इसे फिर से बना लेना। सनवेन ने अपनी ठुड्डी सहलाई, एक पल के लिए अपने ड्राइंग बोर्ड पर नजर डाली, फिर अपनी जगह पर वापस आ गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मुझे मजा आ रहा है। और धूप बत्ती खरीदना और विधिवत पूजा करना मत भूलना। पहाड़ पर सभी मंदिरों में जाना सबसे अच्छा है। हो सकता है देवताओं को दया आ जाए और वे तुम दोनों को एक सामंजस्यपूर्ण और सुखी जीवन का आशीर्वाद दें। उन सभी से मिलने जाना। मैं पागल नहीं हूँ। अरे, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या सबके पास जाने का मतलब यह है कि मैं पागल हूँ? क्या? सुनवेन ने उसे शक भरी नजरों से देखा। क्या तुम उन सब जगहों पर गए हो? किंग गुआंगलिन को कोई जवाब न देते देख सुनवेन के चेहरे पर अचानक भाव उभर आए। बिल्कुल नहीं, लिन, तुम इतने मूर्ख कब से हो गए? दफा हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। किंग गुआंगलिन ने कंधे उचका दिए, यह महसूस करते हुए कि सनवेन को एक दिन के लिए घुटने टेकने के लिए उकसाने का उनका विचार सफल नहीं होने वाला था। तस्क, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे हर दिन बहस करते हैं, बिल्कुल भी ईमानदार नहीं। धूप जलाना विवाह के देवता के लिए होना चाहिए, उस दिन वाली कोई हुआ लड़की के लिए नहीं। आप समझ सकते हैं कि वह विश्वसनीय है। सनवेन ने अपनी मोटी भौहें कुछ बार हिलाईं और एक मूर्खतापूर्ण चेहरा बनाया। कुई हुआ, ओफ कुई हुआ, क्या वह पड़ोस वाली छोटी बहन नहीं है? फटी हुई रजाई वाली जैकेट और नाक से खून बह रहा है। अब यहाँ से चले जाओ, घिनौने, बस अपना काम करो। किंग गुआंगलिन अब उससे परेशान नहीं हो सका और उसने अपनी कलम रोक दी तथा स्टोरीबोर्ड का अध्ययन करने के लिए पुस्तिका को फिर से उठा लिया। किसी और की कॉमिक्स पढ़ना आसान लगता था, बस किरदार बनाओ और कहानी सुनाओ। लेकिन जब उसने असल में इसे पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि इसमें और भी बहुत कुछ है। कहानी तो उसके दिमाग में थी, लेकिन कौन सा एंगल या सीन इस्तेमाल करना है, प्रोफाइल या फ्रंटल, क्लोज अप या लॉन्ग शॉट, ये सोचना मुश्किल था। जितना ज्यादा विस्तृत होता गया उतना ही मुश्किल होता गया, खासकर गहराई जोड़ना, छायाओं और प्रकाश स्रोतों को ध्यान में रखते हुए। यह उन साधारण 4 पैनल वाली कॉमिक से कोसों दूर था। थोड़ा आराम करो, बड़े मालिक, दूध वाली चाय पियो। जियांग लिंगलिंग ने उसे दूध वाली चाय का कप दिया और मेज पर रख दिया। किंग गुआंगलिन ने ऊपर देखा, किसी और के पास कुछ नहीं था। ये चेन रुई की दोपहर की दावत नहीं थी। क्या तुमने ये खरीदा? हाँ, तीसरे अंक की लोकप्रियता थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी अच्छी है। सीढ़ी सुरक्षित है। जियांग लिंगलिंग की प्यारी सी मुस्कान उभरी। यह आपका शुक्रिया अदा करने के लिए है। ठीक है। किंग गुआंगलिन ने मना नहीं किया, क्योंकि उसे आभार व्यक्त करने देने से उसे और परेशानी ही होगी। उसने दृढ़ता से एक स्ट्रॉ डाला और पीना शुरू कर दिया। अत्यधिक मीठी मोटी दूध वाली चाय को चबाने में कष्टदायक परिश्रम की आवश्यकता होती थी। एक घूंट पीने के बाद ही उसे पछतावा हुआ और उसने सोचा कि काश उसने इसे सुनवेन को दे दिया होता। दूध वाली चाय को लापरवाही से मेज के कोने पर रखते हुए किंग गुआंगलिन काम पर वापस लौटने ही वाला था कि उसने देखा कि जियांग लिंगलिंग उसके बगल में खड़ा था, जो बात करने में हिचकिचा रहा था। बस ये कह दो। अच्छा, जियांग लिंगलिंग ने हिचकिचाते हुए कहा, हालांकि तीसरा अंक अभी भी लोकप्रिय है। मैंने हाल ही में ऑनलाइन इसी तरह के कई और संस्करण देखे हैं। जाहिर है वे हमारी नकल कर रहे हैं। ये सामान्य है। किंग गुआंगलिन ने शुरू से ही इसका अनुमान लगाया था। अगर ये लोकप्रिय नहीं होता तो एक बात थी, लेकिन एक बार जब ये लोकप्रिय हो गया तो नकल करने वाले तो होंगे ही। क्या हमने पिछली बार इस बारे में बात नहीं की थी? इस कॉमिक का मूल रचनात्मकता है। अगर यह रचनात्मक है तो कोई भी व्यक्ति जिसने कुछ दिनों तक ही ड्राइंग सीखी हो कुछ न कुछ बना सकता है। मैं बस ये पूछना चाहती थी कि क्या इसे बेहतर बनाने का कोई तरीका है? जियांग लिंगलिंग आशान्वित दिखी। शायद कुछ ऐसा जोड़ा जाए जो दूसरों के पास न हो। ये कैसे हो सकता? किंग गुआंगलिन हंसे और सिर हिलाया। इसकी क्षमता सीमित है। अगर आप इसे जटिल बना देंगे तो इसका सार ही खो देंगे। वह रुका। ये कॉमिक ऐसी ही है। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आप ज्यादा लगातार अपडेट और रचनात्मक कहानियों के जरिए ही दूसरों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन, ऐसा कैसे हो सकता है? जियांग लिंगलिंग का चेहरा उतर गया और उसने उदास होकर आह भरी। क्या दूसरों को नकल करने से रोकने का कोई तरीका नहीं है? ये जितना सरल होगा, नकल करना उतना ही आसान होगा। किंग गुआंगलिन ने अपने ड्राइंग बोर्ड की ओर इशारा किया। अगर आप ऐसा कुछ बनाएंगे तो कोई भी इसकी नकल नहीं करेगा। ये बहुत कठिन है, मैं यह नहीं कर सकता। उसने ईर्ष्या से उसके स्केचपैड की ओर देखते हुए सिर हिलाया। अगर कोई तुम्हारी शैली की नकल करने की कोशिश करे तो क्या होगा? बिना उचित कौशल के कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। जिनके पास ऐसे कौशल हैं उनकी अपनी शैली पहले से ही होती है। वे किसी और की नकल क्यों करेंगे? उन्होंने अभी अभी चेन रुई की चित्रकला शैली सीखना शुरू किया था, लेकिन एक बार जब वे निपुण हो गए तो वे निश्चित रूप से उस शैली की खोज करेंगे जो उनके अनुकूल हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नई चीजें बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जियांग लिंगलिंग ने मुंह बनाया और अपनी मेज पर बैठ गई। खैर, पेंटिंग शुरू करने के लिए
गुरु सही थे, हालांकि रचनात्मकता और शैली में रुझानों का अनुसरण किया जा सकता है, लेकिन तकनीक का अनुकरण करना असंभव है। क्या होगा यदि वह किसी और की तकनीक को अपनी तकनीक में बदल ले? वह अपनी कुर्सी पर बैठ गई, अपनी कलम को काटते हुए, और किंग गुआंगलिन पर एक नज़र डाली। समय उड़ गया और जल्द ही जाने का समय हो गया। किंग गुआंगलिन ने अपनी मेज समेटी, कपड़े खींचे और दूध वाली चाय फेंकने का नाटक किया, जो उसे बहुत मीठी और शर्करायुक्त लग रही थी और पीने लायक नहीं थी। तुमने अपना ड्रिंक खत्म नहीं किया। पसंद नहीं आया? नहीं, मुझे ये बहुत पसंद आया। उसने हाथ हिलाया। अब काम से छुट्टी, अलविदा। क्या आप इस सप्ताहांत में फ्री हैं? जियांग लिंगलिंग ने जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ते हुए पूछा। नहीं, मैं व्यस्त हूँ। किंग गुआंगलिन ने साफ साफ कहा, मैंने पहले ही दूध वाली चाय पी ली है, इसलिए रात के खाने की जरूरत नहीं है। ऑन स्क्रीन लवर्स, ऑफ स्क्रीन एनिमीज, यू वोंट गेस हु। भदोही, महिला ने खोज निकाला मधुमेह से बचने का आसान घरेलू तरीका। टीचर हे को आगे बढ़ने में मदद करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। यह उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। जियांग लिंगलिंग ने जोर देकर पूछा, आप किस काम में व्यस्त हैं? शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। हे, किंग गुआंगलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ व्यस्त हूं। तो फिर चलो, अलविदा। उसने सुनवेन का इंतजार नहीं किया और बाहर चला गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन, तुमने फिर से मेरा इंतजार नहीं किया। सनवेन, जो दोपहर में सुस्ता रहा था, को अभी भी कुछ काम पूरा करना था। जियांग लिंगलिंग ने आह भरी और जाने ही वाला था कि सुनवेन की आवाज़ सुनकर अपनी मेज की ओर मुड़ गया। भाई वेन, क्या चल रहा है? मैं कुछ पूछना चाहता था। क्या बात है? सुनवेन ने उत्सुकता से उसकी झिझक भरी नजरों से देखा। चलो, बोलो, क्या बॉस की सचमुच कोई गर्लफ्रेंड है? वह सशंकित थी, ये सन की आदमी गर्लफ्रेंड कैसे पा सकता है? मालिक, सुनवेन कुछ देर रुका, उसे एहसास हुआ कि उसका मतलब किंग गुआंगलिन से था। हाँ, वो तो है। क्यों, क्या बात है? उसने जियांग लिंगलिंग को शक भरी नजरों से देखा। तुम्हें उस पर क्रश है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जियांग लिंगलिंग ने हंसते हुए इस सुझाव को टाल दिया। बस पूछ रहा था, लगता नहीं कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। तो फिर मैं जाता हूँ, भाई वेन। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओह, वैसे, वह फिर रुकी, क्या बॉस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंबी दूरी के रिश्ते में है? बिल्कुल नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड लुओ सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, उसने अभी तक ग्रेजुएशन नहीं किया है। सुनवेन ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें सच में उस पर क्रश है ना? नहीं, बस उत्सुकता थी, अलविदा। जियांग लिंगलिंग अपने मुलायम बैग के साथ कार्यालय से बाहर चली गई। तो वह एक कॉलेज छात्रा के साथ डेटिंग कर रहा था जिसने अभी तक स्नातक नहीं किया था। शुभकामनाएं, मैं आपके साथ हूँ। सुनवेन उसे जाते हुए देख रहा था और अपने होंठ चटका रहा था। उस लड़के ने चुपचाप एक जवान लड़की का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। कितना अजीब है। अध्याय 112। क्या ये सचमुच मजेदार है? घर पर रात का खाना खत्म करने के बाद किंग गुआंगलिन ने परिवार का पोछा, झाड़ू और चिथड़े उठाए और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। तुम क्या कर रहे हो? किंग की मां ने उसका अजीब व्यवहार देखकर भौहें चढ़ाईं। कुछ मौज मस्ती करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। पोछा लगाकर मजा कर रहे हो? क्या कर रहे हो? युद्ध करने जा रहे हो? इसकी चिंता मत करो, मैं इसे थोड़ी देर में वापस ले आऊंगा। किंग गुआंगलिन ने औजार उठाए और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। वह अपनी मां को यह बताना नहीं चाहता था कि वह अपनी प्रेमिका के घर की सफाई करने के लिए इतना उत्सुक है। ये किसी तरह से शर्मनाक था, इसलिए उसने उसे यह बात नहीं बताई। तेजी से कदम बढ़ाते हुए किराए के मकान पर पहुंचकर उसने हेफोन द्वारा दी गई चाबी निकाली, दरवाजा खोला और मानो अपनी आस्तीनें चढ़ाकर काम में लग गया। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मेज की धूल झाड़ना, रसोई में पिछले किराएदार द्वारा छोड़े गए तेल के छींटों को साफ करना, वह पूरे स्थान से गुजरा और लगभग 8 बजे तक किंग गुआंगलिन ने अपनी सांस लेने के लिए सोफे पर बैठ गया और संतुष्टि की भावना के साथ साफ कमरे को देखने लगा। सुगंधित शिक्षक वह रहने के लिए एक साफ और सुव्यवस्थित घर का हकदार था। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने अपनी कमीज ऊपर करके पसीना पोंछा, कपड़े को झाड़ते हुए उठा और जिस सोफे पर वह बैठा था उसे अच्छी तरह पोंछा। फिर वह बेडरूम में गया और बिस्तर को ध्यान से साफ किया, यहाँ तक कि अलमारी खोलकर अंदर का सारा सामान भी साफ किया और दिन भर के अपने काम निपटाए। उसका फोन कई बार बजा। किंग गुआंगलिन ने फोन पर हेफांग का संदेश देखा जिसमें उसे दौड़ने के लिए कहा गया था, तो उसने जवाब में गुनगुनाया और अपनी सफाई के नतीजे उसे दिखाए। आज दौड़ नहीं रहा हूँ। क्या तुमने सफाई कर दी? हेफांग ने तस्वीरों को गौर से देखा। उन तस्वीरों से पता लगाना मुश्किल था, इसलिए उसे अंदाजा लगाना पड़ा। जाहिर है, क्या तुम नहीं बता सकते कि यह कितना साफ है? किंग गुआंगलिन ने गर्व से अलग अलग कोनों से कुछ और तस्वीरें लीं। प्रभावशाली है ना? प्रभावशाली, आप सचमुच सक्षम हैं। हेफेंग ने रसोई की तस्वीर देखकर पुष्टि की कि उसने वाकई पूरी सफाई की थी। उसने कल घर आने के बाद खुद ही ग्रीस के दाग साफ करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वह बेदाग दिख रही थी। तो आज दौड़ना मना है, किंग गुआंगलिन ने आत्मविश्वास से घोषणा की। तुम यहाँ आने के बाद मेरे साथ दौड़ सकते हो। ठीक है, मैं कल जल्दी जाने की योजना बना रहा था, वहां पहुंचने के बाद थोड़ा सा साफ सफाई करूंगा, लेकिन अब मैं देर तक सो सकता हूँ। हेफेंग मुस्कुराते हुए बिस्तर पर बैठ गया और कल्पना की कि वह झुककर हौंकते हुए दीवारों को सिर्फ तस्वीरों से साफ कर रहा है। तुम अभी भी बातें कर रहे हो, हमसे ज्यादा बात नहीं करते। चेन यान ने नीचे वाली चारपाई से नाराजगी से ऊपर देखा। कल जब तुम चले जाओगे तो सिर्फ मैं और यूनयून ही रह जाएंगे। बाकी रूममेट्स को पहले ही नौकरी मिल गई थी और वे चले गए थे, बस ग्रेजुएशन के लिए वापस आने की योजना बना रहे थे। अब सिर्फ वे 3 ही बचे थे, जिससे जगह अचानक खाली खाली सी लगने लगी थी। तुम भी अगले हफ्ते बाहर जा रहे हो, बस कुछ ही दिनों की बात है, हेफोंग ने टाइप करते हुए कहा। यूनयून सबसे अकेला होगा। मैं अगले सप्ताह घर जाऊंगा और नौकरी की तलाश में अपना समय लगाऊंगा, वो यूनयून ने आह भरते हुए कहा। वह उनमें से एकमात्र व्यक्ति था जिसे अभी तक नौकरी नहीं मिली थी।
तुम एक प्रेमी बना सकती हो, फिर उसके घर पर रह सकती हो, चेन यान ने सुझाव दिया। फैंग फैंग को देखो, उसे नौकरी खोजने की कोई जल्दी नहीं है। आपके परिवार को निश्चित रूप से पकौड़ी के लिए सिरके की आवश्यकता नहीं है, हेफॉन ने आत्मविश्वास से कहा। हर जगह खटास का भाव व्याप्त था। हे, मेरे घर पर पकौड़े नहीं खाते। चेन यान की नज़रें इधर उधर घूमी, फिर उसने पूछा, अरे क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कोई बड़ा भाई या कुछ और है? किस लिए? मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मैं आपकी भाभी बन सकती हूँ। हे फैंग ने उसकी ओर देखा, तो तुम मेरे पति के साथ बारी करना चाहती हो? छी, तुम इतनी अश्लील कैसे हो सकती हो? चेन यान उसे चिढ़ाना चाहता था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि बॉयफ्रेंड मिलने के बाद हेफॉन का मजाक का स्तर आसमान छू जाएगा। पति से क्या मतलब है? क्या तुम शादीशुदा हो? अहम, मुझे इसे दूसरे शब्दों में कहने दो। हेफेंग शरारत से मुस्कुराए और थोड़ा आगे झुकते हुए अपना गला साफ किया। तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बारी बारी से जाना चाहती हो? लड़की स्पष्ट रूप से अभी भी अनुभवहीन थी, लेकिन वह ऐसे अभिनय करने पर जोर दे रही थी जैसे कि वह अनुभवी हो। टीएस वुयुनियुन हंसते हुए फर्श पर लोटपोट हो गया। हा, चेन यान, तुम बहुत जंगली हो। हंस लो। चेन यान ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और विलाप करते हुए कहा, मैं मासूम और प्यारी फैंग फैंग को वापस चाहती हूँ। वो जरा सी छेड़खानी पर भी शर्मा जाता था, लेकिन बॉयफ्रेंड मिलने के बाद वो बिल्कुल बदल गया। मुझे उस लड़के से सख्त नफरत है। किंग गुआंगलिन इस तथ्य से पूरी तरह से अनजान था कि उससे नाराजगी थी। उसने सब कुछ पैक किया, प्रकाश बंद कर दिया और शिक्षक के साथ बातचीत करते हुए अपने औजार घर ले गया। क्या तुम सचमुच युद्ध पर गए थे? किंग की मां ने उसे गंदा देखकर कुछ उलझन में घर की ओर दौड़ते हुए पूछा। तुम किसका घर साफ कर रहे थे? बस कुछ सफाई कर रहा हूँ। वह फैंग ही थी, है ना? किंग की मां ने सच भांपते हुए भौहें चढ़ाईं। तुम अभी भी मुझसे कुछ छिपा रहे हो, पर मुझे लगता है कि बात तो सही है। उसकी ग्रेजुएशन होने वाली है। क्या उसने पास में कोई घर किराए पर ले रखा है? हाँ, साउथ फ्लाई रोड। किंग गुआंगलिन ने अपने औजार रख दिए और पुष्टि में सिर हिलाया। वाह, बहुत बढ़िया। किंग की मां ने उसकी बात पर तुरंत मुस्कुरा दिया। क्या वो अभी तक आ गई है? मैंने उसे पिछले कुछ दिनों से नहीं देखा है। मैं कल उसे सामान ढोने में मदद करूंगी, तब वह जरूर अक्सर आएगी। मैं पहले नहा लूंगा। ठीक है, हम स्थानांतरण के बाद और बात करेंगे। किंग की मां ने खुशी से चाय की चुस्की ली और सोचा कि दोनों बच्चों में सचमुच कुछ चल रहा है। हेफॉन के लिए अकेले खाना बनाना असुविधाजनक है और वह यहाँ अक्सर खाना खाने आती है। यह एक बड़े परिवार की तरह बनता जा रहा है। नहाने के बाद किंग गुआंगलिन अपने बेडरूम में वापस चला गया, लेट गया, लेकिन ज्यादा जागा हुआ महसूस कर रहा था। टीचर ही जल्द ही आगे बढ़ने वाला था और हालांकि ऐसा लग रहा था कि उनके रिश्ते में कोई खास प्रगति नहीं हुई है, फिर भी चीजें अब सुचारू रूप से आगे बढ़ने वाली थीं। अब देर रात यूनिवर्सिटी वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वह आधी रात तक भी उसके घर पर रहती तो भी उसे वापस लाने के लिए बस थोड़ी ही दूरी तय करनी पड़ती। वह बिस्तर से लुढ़क कर बाहर आया और खिड़की पर खड़ा होकर बाहर देखने लगा। अध्यापक, वह कल वहां होगा। उसे तब तक एहसास नहीं हुआ कि वह कितना थका हुआ था जब तक कि वह सो नहीं गया, और जब वह अगली बार उठा तो दिन का उजाला हो चुका था, एक और साफ और धूप वाला दिन। सुबह उठते ही नहा धोकर कपड़े पहनने से पहले उसने सबसे पहले हेफॉन को एक संदेश भेजा, फिर बाथरूम के शीशे में खुद को निहारा और टीचर द्वारा खरीदे गए कपड़े पहने। उसने भरपेट नाश्ता कर लिया था और अभी तक उसे कोई जवाब नहीं मिला था, इसलिए वह बस से लुओसिटी यूनिवर्सिटी की ओर चला गया और उसका इंतजार करने लगा। कितना सुखद सप्ताहांत था। मैं जाग रहा हूँ, तुम कब आ रहे हो? बस यात्रा के बीच में ही उसे हेफॉन का संदेश मिला। किंग गुआंगलिन ने उनके आगमन के समय का अनुमान लगाया और उत्तर दिया, 10 मिनट। इतनी जल्दी? हाँ, क्या आपके पास बहुत सारा सामान है? क्या हमें सामान ले जाने की सेवा बुक करनी होगी? कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। जब वह छात्रावास भवन में पहुंचा तो किंग गुआंगलिन को अंततः समझ में आया कि उसके कहने का क्या मतलब था। क्या यही है? उसने हेफॉन के सामान की ओर देखते हुए पूछा। एक घूमता हुआ सूटकेस, एक बड़ा बैग, किताबों का एक बक्सा और एक गमले में लगा पौधा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि चलती गाड़ी की जरूरत ही नहीं थी, एक ही टैक्सी से काम चल सकता था। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। हाँ, मेरी रूममेट और मैंने इसे एक ही बार में नीचे उतार दिया। हेफेंग ने अपनी उंगली से सामान की ओर इशारा किया। ये कपड़े हैं, ये बिस्तर है, किताबें हैं और गमला है। बस इतना ही है। किंग गुआंगलिन ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे अपनी रूममेट नहीं दिखी। शायद वह पहले ही डॉम में वापस आ चुकी थी। वह नीचे झुका, बड़ा बैग उठाया, फिर किताबों का डिब्बा उठाया। चलो, तुम पौधा और सूटकेस ले लो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इससे सहमत हो? शायद हमें 2 चक्कर लगाने चाहिए। उसे संघर्ष करते देख हेफेंग चिंतित हो गया। बस इतना सा, उसने तिरस्कार से कहा। चलो जल्दी करते हैं। लुओसिटी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर टैक्सियों की इजाजत नहीं है, इसलिए उन्हें सारा सामान मुख्य द्वार तक ले जाना पड़ा। अगर ज्यादा देर होती तो शायद वे वहां तक नहीं पहुंच पाते। किताबें सचमुच भारी होती हैं। अध्याय 113, शांत और ठंडे रहें। पुरुष यह नहीं कह सकते कि वे ऐसा नहीं कर सकते, खासकर तब जब कोई लड़की पूछती है, क्या तुम मैनेज कर सकते हो? तब वे निश्चित रूप से मना नहीं कर सकते। किंग गुआंगलिन ने दांत पीसते हुए किताबों से भरा एक बक्सा कैंपस के बाहर की ओर धीरे धीरे बढ़ाया। खुशकिस्मती से वह बक्सा बस एक मामूली आकार का था। अगर उसने अपनी सारी किताबें रख ली होती तो वह उसे किसी भी कीमत पर नहीं हिला पाता। थक गए हो, है ना? जब वे स्कूल के गेट पर पहुंचे तो हेफॉन ने अपने माथे से पसीना पोंछने के लिए एक टिश्यू निकाला। मेरे लिए भाग्यशाली है, मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है। बस इतना सा। 2 और बड़े बैग ले आओ, मैं उन्हें भी ले आऊंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हाँ पुरुषों। टैक्सी जल्दी से आ गई, कई बैग ट्रंक में डाल दिए गए और फूलदान को हेफॉन ने पकड़ लिया और वे दोनों कार में बैठ गए।
315 साउथ फ्लाई रोड। किंग गुआंगलिन पीछे की सीट पर बैठे अपनी सांसें थामते हुए और उत्सुकता से चाइव्स जैसे फूलों के गमले को देखते हुए, ये कौन सा फूल है? लाइकोरिस रेडिएटा। ओह, लहसुन अंकुरित है ना? ये लहसुन के अंकुर नहीं है, ये लाइकोरिस रेडिएटा है, हे फॉन्ग ने सुधारा। वह इतना आलसी था कि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यह लहसुन है या नहीं, क्या इसमें फूल आते हैं? हाँ, ऐसा होता है। ये तो चाइव्स जैसा लग रहा है, क्या ये कभी खिला है? किंग गुआंगलिन को संदेह हुआ, देखो पत्ते पीले पड़ रहे हैं। उसकी प्रेमिका को धोखा दिया गया होगा, ये तो बहुत ज्यादा चाइव्स जैसा लग रहा था। हे फैंग ने धीरे से लाइकोरिस रेडिएटा की पत्तियों को छुआ और एक क्षण बाद उसकी ओर देखा। एक शर्त के बारे में क्या ख्याल है? किस बात पर शर्त? किंग गुआंगलिन हैरान था। शर्त लगा रहा हूं कि यह खिलेगा या नहीं। उस पर दांव क्यों लगा रहे हो? हेफांग का आत्मविश्वास से भरा चेहरा देखकर वह थोड़ा घबरा गया। मैं मना करता हूं, दांव नहीं लगाऊंगा। कोई शर्त नहीं। हेफैंग ने भौहें चढ़ाईं। कोई शर्त नहीं। नहीं, तुम्हें शर्त लगानी होगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन को और भी अनिश्चितता महसूस हुई। किस पर दांव लगाऊं? हेफॉन्ग को सोचते देख उसने तुरंत सुझाव दिया, सिर्फ $1 की शर्त लगाने के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे पैसे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हारा, ये सब तुम्हारा है। मैं अपना पैसा जीतने के लिए दांव लगा रही हूँ, क्या तुम मूर्ख हो? हेफैंग ने पहले ही मन बना लिया था, चलो अभी दांव नहीं लगाते, समय आने पर हम फैसला करेंगे। ठीक है तो। किंग गुआंगलिन सहमत हो गया। यद्यपि उसे ऐसा लग रहा था कि वह निश्चित रूप से हारने वाला है, लेकिन फिर उसने सोचा, वह क्या जीत सकती है? यदि कोई शर्त न भी हो तो क्या वह उसकी किसी भी इच्छा को अस्वीकार कर सकता था? हम महिलाएं चीज़ों को अनावश्यक रूप से जटिल बनाना पसंद करती हैं। गाड़ी जल्दी से साउथ फ्लाई रोड पर पहुंच गई। उन्होंने किराया चुकाया और अपना सामान उतारने लगे। किंग गुआंगलिन ने एक साथ 2 सामान उठाकर दिखावा करने की कोशिश नहीं की। यहाँ रुको और हमारा सामान देखो, मैं पहले ऊपर जाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे करो। हेफैंग नीचे फूलों को पकड़े खड़ा रहा, चारों ओर देखा और फिर बस पास में बैठ गया। उसके सब कुछ हटाने का इंतजार करने लगा। उन्होंने जानबूझकर शर्त लगाते समय कोई समय निर्धारित नहीं किया था। वह निश्चित रूप से जीतने वाली थी। बस किस तरह का दांव लगाना है? किंग गुआंगलिन ने 3 बार ऊपर नीचे चक्कर लगाए, जो स्कूल वाले चक्कर से कहीं ज्यादा आसान था। सब कुछ ऊपर ले जाने के बाद वह गर्व से हेफांग को रसोई और बेडरूम दिखाने ले गया। साफ है ना? हाँ, काफी मेहनती। मुझे एक चुंबन दो। उसने अपना सिर आगे झुकाया। ये तुम्हारे लिए एक और है। हेफैंग ने उसके दोनों गालों पर चुंबन किया। अब इन चीजों को व्यवस्थित करने में मेरी मदद करो। क्या ये रजाई है? चलो पहले इसे बिछा देते हैं। किंग गुआंगलिन ने एक बड़ा बैग उठाया और बिस्तर व्यवस्थित करने के लिए बेडरूम में भाग गई। आखिरकार ये कदम उठाया गया। आखिरकार राहत मिली। हेफांग ने सूटकेस खोला और एक एक करके कपड़े निकालकर अलमारी में टांग दिए। ज्यादा कपड़े नहीं थे, ज्यादातर बसंत और गर्मियों के, और उन्हें जल्दी से व्यवस्थित कर दिया। मैंने सोचा था कि घर बदलना एक झंझट होगा, लेकिन यह इतनी जल्दी बीत गया। किंग गुआंगलिन ने बिस्तर बनाना समाप्त किया और आह भरी। फिर वह किताबों का एक बक्सा अंदर ले गया। क्या मुझे इसे खोलकर डेस्क पर रख देना चाहिए या कोने में ही छोड़ देना चाहिए? इन्हें मेज पर रख दो, इनका अक्सर इस्तेमाल होता है। हेफैंग चाबी से डिब्बे पर लगे टेप को काटने के लिए नीचे झुका। मुझे भी एक कुर्सी चाहिए, वापस जाते समय अपनी जगह से एक ले लेना। शयन कक्ष में केवल एक अकेला डेस्क था और बैठक कक्ष में एक सोफा था जिस पर एक भी कुर्सी नहीं थी। ठीक है, मैं इसे बाद में ले लूंगा। किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाया और किताबें मेज पर रखने और उन्हें व्यवस्थित करने में उसकी मदद की। अचानक उसकी हरकतें रुक गईं और उसने उत्सुकता से पूछा, तुम अब भी इसे पढ़ती हो? गर्भावस्था और प्रसव विश्वकोश, शब्दकोश जितना मोटा। हेफैंग दंग रह गया। ये मेरे शोध के लिए है, एक उपन्यास के लिए जो मैं लिख रहा हूँ। क्या ये गंभीर है? किंग गुआंगलिन ने अपनी जीभ चटकाई। कोई आश्चर्य नहीं कि आप रॉयल्टी में इतना कमाते हैं, बस कुछ भी नहीं लिखते। मुझे इसे कभी पढ़ने दो। जब ये प्रकाशित हो जाएगा तो मैं तुम्हें इसकी हस्ताक्षरित प्रति दे दूंगी। अब जल्दी करो और इसे पूरा करने में मेरी मदद करो। ठीक है। जब किंग गुआंगलिन ने पुस्तकों को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर दिया तो वह अचानक हंस पड़ा और उसे आंख मारते हुए बोला, अच्छी तरह से देख लो, हो सकता है बाद में काम आ जाए। सचमुच? हेफैंग उसके बालों से खेलते हुए उस पर मुस्कुराते हुए बोला, कैसे? ओह, किंग गुआंगलिन लड़खड़ाया, फिर डेस्क को व्यवस्थित करना जारी रखा। चिढ़ाने में असफल रहा और बदले में चिढ़ाया गया। मैं कभी क्यों नहीं सीख सकता? मेज के एक तरफ तरह तरह की लेखन पुस्तकें और उपन्यास करीने से रखे हुए थे। खुशकिस्मती से मेज काफी बड़ी थी। किताबें मेज की जगह के सिर्फ 1/3 से थोड़ी ज्यादा जगह घेर रही थी, जिससे हेफांग के लिए मेज पर लेटकर लिखने के लिए काफी जगह बच रही थी। यह एक कमरा वास्तव में पर्याप्त था। इसमें सामान या अन्य कोई सामान नहीं था। बहुत सरलता से जीवन जीना। क्या आपके पास बस इतना ही है? किंग गुआंगलिन हैरान था। अगर वह चल रहा होता तो यह और भी अधिक होता। अभी के लिए बस इतना ही। हेफैंग बिस्तर पर लेट गया और राहत की सांस ली। बेकार चीजें दान कर दी, सिर्फ ये रखी। ये तो बहुत जल्दी हो गया, सब कुछ ऐसे ही हो गया। आपने और क्या उम्मीद की थी? मुझे याद है कि मैंने अपने एक दोस्त को छात्रावास से बाहर निकलने में मदद की थी, बड़े और छोटे पैकेज के साथ। किंग गुआंगलिन ने सनवेन को बाहर निकलने में मदद करने की बात याद करते हुए अपना सिर हिलाया। तुम्हारे जैसा कुछ नहीं, बस कुछ किताबें, कुछ कपड़े, एक फूल, बस इतना ही। अब बहुत हो गया है। ठीक है, मैं कुर्सी लेने जा रहा हूँ। उसने चारों ओर देखा, ये देखकर कि वहाँ और कुछ करने को नहीं है, और कुर्सी लेने के लिए घर जाने को तैयार हो गया। जल्दी मत करो, मैं अभी वैसे भी इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। हम इसे आज रात या कल ले जा सकते हैं। हेफैंग ने बिस्तर थपथपाया। थक गए हो? थोड़ी देर आराम करो। मैं थोड़ा थक गया हूँ।
किंग गुआंगलिन ने बिस्तर पर कूदने और उसे गले लगाने में संकोच नहीं किया। चलो थोड़ा आराम करते हैं, बहुत गर्मी है, इतने पास मत आओ, एयर कंडीशनिंग चालू करो। वह रिमोट कंट्रोल ढूंढने के लिए कुछ देर हाथ पैर मारता रहा। मैं बाद में नीचे जाकर एक कूलिंग मैट खरीद लूंगा। ऐसे ही ठीक है, कूलिंग मैट असुविधाजनक होते हैं। हे फैंग को कूलिंग मैट का इस्तेमाल पसंद नहीं था। शांत रहो तो काफी ठंडक होगी। ठीक है। किंग गुआंगलिन ने उसका हाथ पकड़ लिया जो उसके पेट की ओर बढ़ रहा था। तुम खिलवाड़ कर रही हो, मैं शांत नहीं रह सकता। तो फिर मुझे मत पकड़ो। हे फैंग गुस्से से दूर चला गया। पेट पर हाथ भी नहीं लगाने देता, इतना कंजूस कब हो गया। ये लो, ये लो। किंग गुआंगलिन करीब आया। अगर यह रिफ्लेक्स है तो मुझे दोष मत देना। पेट को छूने से होने वाली प्रतिक्रिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हाँ में सिर हिलाया। वो चिकना मुलायम हाथ उसके पेट पर फिरा। गुदगुदी सी महसूस हुई मानो सीधे उसके दिल को खरोंच रही हो, खासकर जब वो उसे पकड़े हुए था। अगर कुछ न हुआ होता तो अजीब होता। रुको, हे फैंग ने हंसते हुए कहा। चाहे यह एक प्रतिवर्त था या नहीं, वह पहले बस मजे करेगी। उसके सपाट पेट के साथ खेलना सचमुच बहुत मजेदार था। अध्याय 114 बेहतर सुरक्षा के लिए ताला बदलना। छोटा हाथ ऊपर की ओर बढ़ता रहा जब तक कि किंग गुआंगलिन अपने कपड़ों के ऊपर से उसे पकड़ने में असमर्थ रहा। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, खाने का समय हो गया है। उसने अपनी घड़ी देखी। दोपहर हो चुकी थी और लगभग 1 बज रहा था। उसे अपने हृदय की गहराई में एक अजीब सी झुंझुनी महसूस हुई। क्या यह एक लालसा थी? चलो थोड़ी देर और लेटे रहें। हे फॉन्ग ने आलस से कहा। हिलना नहीं चाहता था। मुझे अभी भूख नहीं लगी है। आपको भूख न होने पर भी खाना चाहिए। किंग गुआंगलिन ने उसका हाथ हटा लिया और बिस्तर से उठ गई। क्या मैं आपके लिए खाना ले आऊं? हाँ, मैं चाहती हूँ। क्या खाऊं? ये तय करने से पहले उसने एक क्षण के लिए छत को देखा। KFC का फ्राइड चिकन ड्रमस्टिक चिकन रैप के साथ। ठीक है, बस आराम करो और मेरे टेकअवे के साथ वापस आने का इंतजार करो। किंग गुआंगलिन ने आवाज़ दी और फिर खाने के लिए नीचे चली गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर हेफांग बिस्तर पर करवटें बदलने लगी। फिर एक पल बाद वह उठी और मेज़ के पास गई, गर्भावस्था और प्रसव का विश्वकोश निकाला और उसे धीरे से खोला। उसने कलम से बने गोलों और लाल रेखाओं को देखा और मन ही मन आह भरी। इसे भाग्य पर छोड़ दो, जो कर सको करो। इसके अलावा कोई केवल मायावी देवताओं और बुद्धों की ही आशा कर सकता था। उसने आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक स्थिर खड़ी रही। फिर जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी भौहों के बीच चिंता की लकीरें छुप गईं। उसने हाथ बढ़ाकर दराज खोला और किताब उसमें रख दी। फिर मुड़कर खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। वर्तमान को पकड़ो और भविष्य को संभालना आसान हो जाएगा। जब किंग गुआंगलिन वापस लौटा तो हेफॉन्ग पहले से ही कप लिए पौधों को पानी दे रहा था। उसने बैग मेज पर रखा और उसे खोला। ये रहा चिकन ड्रमस्टिक और रैप, और मैंने तुम्हारे लिए कुछ उबले हुए पकौड़े भी पैक किए हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। हेफेंग मुड़ा और सोफे पर बैठ गया, चिकन ड्रमस्टिक का एक निवाला खाते हुए। और आप? मैं 2 बर्गर और रैप लूंगा। किंग गुआंगलिन ने बैग से 2 बर्गर बॉक्स निकाले। क्या तुम उस पौधे को बालकनी में नहीं लगा रहे हो? ये पौधा छाया में पनपता है, इसे धूप में नहीं रखा जा सकता। मैं समझ गया। क्या चिकन ड्रमस्टिक स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट, एक टुकड़ा चख कर देखो। हेफेंग ने उसे चखने के लिए ड्रमस्टिक दी। अच्छा है ना? कोई बात नहीं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ये स्वादिष्ट है। हाँ, ये स्वादिष्ट है। दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद किंग गुआंगलिन ने पैकेजिंग और टेकआउट बैग साफ किए। फिर हेफॉन्ग के बिस्तर पर दौड़ी और लेट गई। 2 बार करवट बदलते हुए बोली, क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? नहीं, मैं वैसे भी सो जाऊंगा, मुझे परेशान मत करो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह झपकी लेना चाहता था। शिक्षक, वह बिस्तर TS वास्तव में आरामदायक है। तो फिर अपने आप को अच्छी तरह से ढक लो ताकि तुम्हें सर्दी न लग जाए। हेफेंग ने उसे ठंड से बचाने के लिए उसके ऊपर एक पतला कंबल ओढ़ा दिया। किंग गुआंगलिन कुछ देर तक चुपचाप लेटी रही, फिर अचानक उठ बैठी। मैं लगभग कुछ भूल ही गई थी। हेफेंग उसके पेट को छूने ही वाला था कि अचानक उसकी हरकत से वह चौंक गई। यह क्या है? हमें ताला बदलना होगा। वह खड़ा हुआ और अपना फ़ोन निकाला। वरना अगर पिछले किराएदार ने चाबी रख ली तो क्या होगा? यह जरूरी नहीं है। ये है। किंग गुआंगलिन बाहर गलियारे की ओर भागा, जहां दीवार पर ताला बदलने की सेवाओं के कई विज्ञापन लगे थे। उसने एक विश्वसनीय विज्ञापन चुना और सीधे नंबर डायल कर दिया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि ताला बनाने वाला चाबी की एक प्रति अपने पास रख लेगा? हेफेंग ने सोचा कि वह ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क हो रहा है। तुम कमरे में ही रहो, बाहर मत आना। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। 1.5 घंटा बीत जाने के बाद आखिरकार ताला बनाने वाला दरवाजे पर पहुंचा। उसके हाथ में एक बड़ा सा कपड़े का थैला था और वह अपना औजारों का बक्सा खोलने के लिए नीचे बैठा। उसने पूछा, आप कौन सा ताला बदलना चाहते हैं? किंग गुआंगलिन को पता नहीं था कि वहाँ किस प्रकार के ताले होते हैं और उसने बस इतना कहा, एक मजबूत, एक अच्छा। ठीक है, तो यह वाला। ताला बनाने वाले को इन अनुरोधों की आदत थी, इसलिए उसने सीधे एक बेहतर ताला निकाला। ताले का कोर 100 का है, मजदूरी का शुल्क 100 है, कुल मिलाकर 200। ठीक है, कोई बात नहीं। सकारात्मक जवाब पाकर ताला बनाने वाले ने अपने औजार निकाले और काम में जुट गया। मोहल्ले की सुरक्षा काफ़ी अच्छी थी। किंग गुआंगलिन बस थोड़ी मानसिक शांति चाहता था। वह खड़ा खड़ा उसे ताले से छेड़छाड़ करते देख रहा था, और जब सब कुछ ठीक हो गया, पैसे देकर चाबियां मिल गईं, तो उसकी सुरक्षा का एहसास अचानक काफ़ी बढ़ गया। दरवाज़ा बंद करने और कुछ बार जांचने के बाद भी कोई समस्या न होने पर उसने ताला बनाने वाले को जाते हुए देखा। फिर मुड़कर हेफॉन्ग को चाबियां देने के लिए बेडरूम में वापस चला गया। लो, अब मकान मालिक जब चाहे तब अंदर नहीं आ सकते। उनके पास कई इमारतें हैं, वे बिना किसी वजह के यहाँ क्यों आएंगे? हेफेंग ने चाबियां लीं और उन्हें उसकी उंगली पर 2 बार घुमाया। क्या तुम एक नहीं रख रही हो? मैं तुम्हारे द्वारा मुझे एक देने का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे लगा कि तुम्हें यह नहीं चाहिए।
उसने चाबी के छल्ले से एक चाबी निकाली और किंग गुआंगलिन को देते हुए कहा, सब तैयार है, अब जाकर सो जाओ अगर कुछ और न हो। क्या तुम कल रात देर तक जागती रहीं? ये ठीक था, मैं देर से सोने गया। किंग गुआंगलिन ने जम्हाई ली और बिस्तर पर लेट गया। मुझे 4 या 5 बजे के आसपास जगा देना, हम आज रात को मेरे घर खाना खाने चलेंगे। क्या आप पका रहे हैं? ज़रूर, अब मैं सब्जियां तलने में बहुत अच्छा हूँ। थोड़ी सी सहज बातचीत के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। शिक्षक ए का बिस्तर अलग, अनोखा, मुलायम, सुगंधित और भावनात्मक रूप से सुकून देने वाला लगा। किंग गुआंगलिन करवट लेकर हेफॉन्ग को गले लगाए, आंखें बंद कर लीं और जल्दी ही सो गया। अपने पीछे की स्थिर सांसों की आवाज़ सुनते हुए हेफांग एक हाथ में फ़ोन लिए खेलती रही और चुपके से दूसरा हाथ उसके पीछे बढ़ाकर उसके पेट को छूने लगी। थोड़ी देर बाद भी संतुष्ट न होने पर वह धीरे से उसकी ओर मुड़ी, उसका छोटा सा हाथ उसके पेट से उसकी पीठ के निचले हिस्से तक, फिर उसकी पीठ पर, फिर सामने की ओर सरक गया। ऐसा लग रहा था कि वहां थोड़ी मांसपेशियां थीं। उसने अपनी उंगलियां इंच इंच पर फिराईं। किंग गुआंगलिन को गहरी नींद में सोते हुए देखकर वह खुद को रोक नहीं पाए और फिर उसने फ़ोन नीचे रखने, उसे गले लगाने और थोड़ी देर सोने की तैयारी करने का फैसला किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे पहले भी बहुत अच्छा खाना खिलाया हो और इस बार उसे व्यायाम करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। दौड़ना अच्छा रहेगा या शायद कुछ डंबल वगैरह खरीद लूँ। उसे किसी और दिन कुछ रणनीतियाँ देखनी होंगी। सूरज धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा, फिर धीरे धीरे डूब गया और कमरे में 2 लोग एक दूसरे की बाहों में गहरी नींद सो गए। केवल एयर कंडीशनर ही धीमी आवाज कर रहा था, जो गर्मी की दोपहर में कमरे को ठंडा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। जैसी कि उम्मीद थी, किंग गुआंगलिन, जिसे लगभग 4 या 5 बजे जगाया जाना था, को बुलाया नहीं गया, बल्कि पर्याप्त आराम करने के बाद वह जाग गया। जब उसने समय देखा तो 5 बज चुके थे और हेफॉन्ग अभी भी उसकी बाहों में दुबका हुआ गहरी नींद सो रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसने बहुत देर तक हेफॉन्ग को ध्यान से देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह वास्तव में सो रही है। फिर उसने सावधानीपूर्वक उसका हाथ बाहर निकालना शुरू किया। सौभाग्य से वह सो रही थी, वरना किंग गुआंगलिन ने लगभग सोचा कि वह फिर से अलौकिक क्षमताओं के साथ वह खेल खेलने जा रही है। हालांकि यह मज़ेदार था। ठीक है, यह बहुत मज़ेदार था, लेकिन उसने अभी भी आंतरिक रूप से इसका विरोध किया, यह महसूस करते हुए कि यह अजीब था। उसने अपनी सांस रोक ली और धीरे धीरे हाथ बाहर निकाला, लेकिन हेफॉन्ग, जो आधी नींद में था, ने किंग गुआंगलिन की हरकत को देख लिया और बेरहमी से उसका हाथ फिर से दबा दिया और उसे इधर उधर रगड़ने लगा। अरे तुम! किंग गुआंगलिन मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें चढ़ा दीं। तुम क्या कर रहे हो? हेफेंग ने असंतुष्ट होकर उसकी ओर देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब मैं सो रही होती हूँ तब तुम सचमुच ऐसा करती हो? हेफेंग ने घृणा से उसका हाथ वापस खींच लिया। तुम बहुत बदचलन हो। मैं? किंग गुआंगलिन के शब्द गले में अटक गए, क्रोधित होकर। ये स्पष्ट रूप से आप थे। तुम अभी मेरा हाथ पकड़े हुए थे। मैं इसे बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि कोई इस पर विश्वास करेगा? हेफेंग ने नीचे की ओर देखा। देखो तो ये कैसा था? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन उसके आरोप से क्रोधित हो गया। स्पष्ट रूप से यह महिला उसके शरीर के पीछे वासना कर रही थी। अध्याय 115 शहद से लथपथ। इस बार मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पैर काट दूंगा। हेफेंग अपराध बोध से बिस्तर से उठी और हाथ धोने के लिए बाथरूम की ओर भागी। कुछ अनुभव स्वाभाविक रूप से तब तक हमारे सामने नहीं आते जब तक वे घटित नहीं हो जाते, लेकिन उसके लिए यह अलग था। उसने अभी अभी एक सपना भी देखा था। जैसे ही उसने ऊपर देखा और आईने में देखा, हेफेंग अचानक रुक गई। आईने में दिख रहे व्यक्ति के चेहरे के भाव सामान्य से बिल्कुल अलग थे। वह खुद को शर्माने से नहीं रोक पाए और जल्दी से अपने उलझे हुए विचारों को रोककर आंखें बंद करके गहरी सांस ली। यह नहीं चलेगा, मुझे कुछ सोचना है। किंग गुआंगलिन काफी देर से लिविंग रूम में इंतजार कर रहे थे और उन्होंने आग्रह किया, आप अपने हाथ धोने में इतना समय क्यों ले रहे हैं? मजे करें। हेफेंग अपना चेहरा अभी भी गीला लिए बाहर आए, अपने बैग से तौलिया निकाला और अपना चेहरा पोंछा। अभी तो सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। क्या 5 मिनट तक नहाना जरूरी था? किंग गुआंगलिन ने मुंह बनाया। पिछली बार जब तुमने मेरी मदद की थी तब इतना समय नहीं लगा था। चुप रहो। हेफेंग ने उसे घूरा। जल्दी जाओ और सामान खरीदो। चलो देखते हैं तुम्हें क्या खाने का मन करता है। दोनों साथ साथ नीचे बाजार की ओर चल पड़े। किंग गुआंगलिन ने किन की मां को पहले ही इशारा कर दिया था कि खाना बनाने में जल्दबाजी न करें, और जब वे घर लौटे तो उन्होंने देखा कि मां सोफे पर चश्मा लगाए बैठी अपने पुराने गहनों से खेल रही थीं। खाना बनाते समय सबसे पहले खुद पर भरोसा होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना अंदाज दिखाना होगा, शेफकिन ने बड़े गर्व से हाथ हिलाते हुए कहा। हिलना मत, बस देखते रहना। ठीक है। हेफेंग पीछे हटी और दरवाजे पर हाथ रख कर टिक गई, एक शांत दर्शक की मुद्रा में। शुरू करो, देखो और आश्चर्यचकित हो जाओ। किंग गुआंगलिन आत्मविश्वास से भरपूर था। मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। वह सारा अभ्यास, खैर कई दिनों का अभ्यास, सिर्फ इस पल के लिए था, है ना? उसके चेहरे पर गंभीरता थी जब उसने चाकू उठाया, उसे नल के नीचे धोया ताकि थोड़ी औपचारिकता हो सके, और फिर कटिंग बोर्ड पर सब्जियां काटना शुरू कर दिया। नप नप नप। हाँ। हेफेंग उसकी मूर्खतापूर्ण कटिंग पर हंसे बिना न रह सका। बस इतना ही। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बकवास मत करो। किंग गुआंगलिन गंभीर था। बाहर जाओ, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। जो भी हो। हेफेंग उसकी सुस्त कटाई का इंतजार करते करते थक गया, उसके पास गया और उससे चाकू ले लिया। तुम बस तलना संभालो। ओह, उसे इतने आत्मविश्वास से काटते देख किंग गुआंगलिन थोड़ा हारा हुआ महसूस कर रहा था। ठीक है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात थी पकवान को तलना। इस विचार से उसने खुद को सांत्वना दी।
उन्होंने रात के खाने के लिए एक चिकन भी खरीदा था जो टीचहे के स्थानांतरण दिवस के उपलक्ष्य में था, जिसे किंग गुआंगलिन ने खरीदने की जिद की। हालांकि उसे पकाना नहीं आता था और वह सिर्फ सब्जियां ही तल सकता था। आखिरकार हे फांग को ही काम संभालना पड़ा। मेज पर सभी व्यंजन सजाने के बाद किंग गुआंगलिन ने उत्साह से चावल परोसा और बैठ गई, जबकि किंग की माँ, जिसने एक उंगली भी नहीं उठाई थी, मेज के सिरहाने बैठी हे फॉन्ग के बैठने का इंतजार कर रही थी और फिर हल्की खांसी करते हुए बोली, क्या हे फॉन्ग आज हिले? हाँ, गुआंगलिन ने मेरी मदद की। हे फैंग ने सिर हिलाया। वाह, बहुत बढ़िया। किंग की माँ ने झुककर मेज के नीचे से संतरे के जूस की एक बड़ी बोतल उठाई और किंग गुआंगलिन की तरफ इशारा किया। कप ले आओ। ठीक है। 3 कप रखे गए और किंग की माँ ने हर एक के लिए पूरा कप डाला। चीयर्स! उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन और हे फॉन्ग ने अपने कप उठाए और उन्हें किंग की माँ के कप से टकराया। पास होने से आना आसान हो जाता है, किंग की माँ ने आगे कहा। तुम यहाँ ज्यादा बार आ सकते हो, उसे खाना बनाना सिखा सकते हो या बस टीवी देखते हुए मेरे साथ रह सकते हो। खांसी। किंग गुआंगलिन बीच में ही बोल पड़ा। माँ, क्या अब हम खाना खा सकते हैं? यह अजीब तरह से असहज और अटपटा सा लगा। मैं अभी खत्म नहीं हुई थी। किंग की माँ ने उसे घूर कर देखा। जरूर। हे फैंग ने अपना सिर झुकाया और धीरे से मुस्कुराई, जब तक आंटी को मैं परेशान नहीं करती तब तक कोई बात नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा रोज आना तो ठीक है, हम तीनों का इस तरह साथ खाना खाना अच्छा लगता है। हाँ, यह अच्छा है, यह अच्छा है। किंग गुआंगलिन के पास जवाब देने की ऊर्जा नहीं थी और वह केवल सहमत हो सका। क्या यह इतना औपचारिक है? किंग की माँ ने एक पल के लिए सोचा, फिर किंग गुआंगलिन को घूरते हुए कहा, तुम बार बार बीच में बोलते हो, मैं भूल गई हूँ कि मैं क्या कहने वाली थी। चलो अब और बात नहीं करते, चलो खाते हैं, चलो खाते हैं। किंग गुआंगलिन ने आग्रह किया। किंग की माँ ने सोचा, पर उसे अभी भी याद नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाहती थी, और उसने हार मान ली। चलो खाते हैं, चलो खाते हैं। वह रुकी और फिर हे फॉन्ग की ओर मुड़ी। तुम समझ रही हो, है ना जानू? हाँ, मुझे पता है। हे फैंग ने जोर से सिर हिलाया और किंग गुआंगलिन की ओर देखते हुए हंसी। चलो जल्दी से खाना खाते हैं। वह बिना कहे ही समझ गई कि बूढ़ी महिला क्या कहना चाह रही थी। वाकई तुम्हारा खाना सबसे बढ़िया है। किंग गुआंगलिन ने 2 निवाले खाए और बोला, मैं सचमुच इसकी तुलना नहीं कर सकता। क्या ये स्पष्ट नहीं है? किंग की माँ ने उसे तिरस्कार से देखा। जल्दी करो और सीखो। अगर यह स्वादिष्ट है तो और खाओ, आज हमारे पास काफी व्यंजन हैं। हे फैंग ने चम्मच से किंग गुआंगलिन के लिए थोड़ा सूप निकाला। इसे खत्म करो, यह एक उत्सव है। किंग गुआंगलिन ने मेज पर रखे व्यंजनों को देखा, जो वास्तव में भरपूर थे। बाद में अगर मेरा पेट बहुत ज्यादा भर गया तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। चलो आज दौड़े नहीं, थोड़ा आराम करें। ठीक है तो। वह हंसा, अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और खाना शुरू कर दिया। पुरुषों को बड़े सपने देखने चाहिए और उनकी भूख भी बड़ी होनी चाहिए। किंग गुआंगलिन के अलावा दोनों महिलाओं ने थोड़ा थोड़ा करके खाया, जिससे उनका पेट आसानी से भर गया। किंग की माँ उठी और अपने बर्तन रसोई में ले गईं, जबकि हे फॉन्ग धीरे धीरे सूप पीती रहीं और किंग गुआंगलिन को दिल खोलकर खाते हुए देखती रहीं। ये धीरे धीरे घर जैसा लगने लगा। ठीक है। किंग गुआंगलिन ने अपना कटोरा नीचे रखा और डकार ली। अब और नहीं खा सकता, बस ये सब्जियां खत्म कर दो। हे फैंग ने कुछ हरी सब्जियां उसकी ओर बढ़ा दी। अगर कल फिर से धीमी आंच पर पकाया जाए तो सूप और भी अच्छा बनेगा, लेकिन सब्जियां मत छोड़ना। ठीक है, ठीक है। उसने फिर से अपनी चॉपस्टिक उठाए और बचा हुआ खाना खत्म कर दिया। अब मेरा पेट सचमुच भर गया है। तुम्हें इतना सामान खरीदने के लिए किसने कहा? तुमने सुना ही नहीं। मैं अगली बार आपकी बात सुनूंगा। अगली बार? अब से मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनूंगा। किंग गुआंगलिन ने बोलते हुए अपना पेट सहलाया। ये हुई ना बात। हे फैंग ने अपना सूप का कटोरा खत्म किया, खड़ी हुई और मेज साफ करने लगी। सूप का बर्तन अंदर लाओ और उसे ढक दो। ठीक है। किंग गुआंगलिन ने उसके निर्देशों का पालन किया और कार्यों को विभाजित किया तथा जल्दी से मेज को व्यवस्थित कर दिया। इसे धोने के लिए छोड़ दो, ज्यादा खाने से घूमने फिरने का अच्छा मौका मिलता है। किंग की माँ ने हे फॉन्ग को रसोई में बर्तन धोते हुए देखा और तुरंत चिल्लाए, मैं कर दूंगा। किंग गुआंगलिन ने कंधे उचकाए, आगे बढ़ा और बर्तन धोने का काम संभाल लिया। और तुम अभी भी इसमें मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहे हो? हे फैंग वास्तव में धोने के लिए तैयार था, लेकिन इसके लिए अभी भी माँ को आवाज लगाने की आवश्यकता थी। मुझे डर है कि तुम इन्हें अच्छी तरह साफ नहीं कर पाओगे, इन्हें थोड़ा और साफ कर दो। हे फैंग ने किनारे से टिप्पणी करते हुए रास्ता देने के लिए एक तरफ कदम बढ़ाया। बर्तन कौन नहीं धो सकता? किंग गुआंगलिन ने स्क्रब पैड पकड़े हुए मुड़कर हे फॉन्ग की ओर देखा। मैंने सुना है कि बर्तन धोने का साबुन आपके हाथों को नुकसान पहुंचा सकता है, और आपके हाथ बहुत सुंदर हैं। अगर वे खराब हो गए तो क्या होगा? हे फैंग ने भौहें उठाईं। क्या तुमने अपने होठों पर शहद लगाया था? मुझमें एक कमी है, मुझे सच बोलना बहुत पसंद है। किंग गुआंगलिन भोला भाला लग रहा था, ये सब शहद के बारे में। वह रुका। तुम चक्कर क्यों नहीं देखते? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अध्याय 116। अध्याय 116। अपना नाम बदलकर सोंगजियांग रखें। कोशिश करना चाहते हैं? हे फैंग ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसके चारों ओर घूमकर उसे परखने लगा। ये तुम्हें किसने सिखाया? क्या ये सब मीठी बातें? बताओ, तुम्हें किसने सिखाया? ओह, किंग गुआंगलिन के पास कहने को शब्द नहीं थे। क्या मेरे हाथ सुंदर हैं? हे फैंग ने उसका हाथ उठाते हुए पूछा। वह स्तब्ध सा लग रहा था। बिल्कुल। वह लिविंग रूम की ओर देखने लगी और अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो इसे एक चुंबन दे दो। तारीफ सुनकर अच्छा महसूस होता है, कौन नहीं चाहेगा कि उसका साथी उसे आकर्षक समझे। किंग गुआंगलिन को वह सचमुच आकर्षक लगी। उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे से उसके हाथ पर चुंबन किया। गुरुजी, वह हर तरह से प्यारी है। हम आप कम उचित होते जा रहे हैं।
मैं गंभीर हूँ। किंग गुआंगलिन ने बर्तन धोना समाप्त किया और अपने हाथ पोंछे उनके हाथों की तुलना करने के लिए आगे बढ़ा। देखो, क्या ये मेरे हाथों से ज़्यादा सुंदर नहीं है? ज़रूर तुम्हारे बदबूदार सुअर के पैरों से ज़्यादा सुंदर। हे फैंग ने उसका हाथ झटक दिया। अब जाओ। किंग गुआंगलिन अपना पेट सहलाते हुए उसके पीछे रसोई से बाहर आया। मेरा पेट अभी भी भरा हुआ है। क्या आप टहलने चलना चाहेंगे? कहाँ जाना है? अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए कुर्सी हटा देता हूँ। उसने कोने से एक नई कुर्सी उठाई। थोड़ा सा हिलाने से बहुत मदद मिलेगी। ठीक है। हे फैंग ने सिर हिलाया। स्पष्टतः उसका यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं था। अब चूंकि उसका अपना घर था, ज़्यादा दूर नहीं, वे कभी भी साथ में ज़्यादा समय बिता सकते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कहाँ और किन की माँ के यहाँ होने के कारण ये निश्चित रूप से अकेले रहने जितना आरामदायक नहीं था। रुको। जैसे ही वे जाने वाले थे, किंग गुआंगलिन ने कुर्सी नीचे रख दी और 2 बैग लेने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। आप ये ले जाए, मैं कुर्सी ले जाऊंगा। एक बैग मुगवर्ट का था, दूसरा फल कैंडी का था। ये तो बहुत सोचनीय है। हे फैंग ने प्रशंसा से मुस्कुराते हुए कहा, और क्या है तुम्हारे पास? सब बाहर निकालो। बस इतना ही। चलो चलें। किंग गुआंगलिन कुर्सी लेकर बाहर चले गए और फिर रुके। क्या आपको कुछ और चाहिए? मैं देखता हूँ कि हमारे घर पर है या नहीं। मुझे एक आदमी चाहिए। खांसी। उसका गला रुंध गया। फिर होश में आते हुए उसने पूछा, तो क्या मैं आज रात तुम्हारे घर सो जाऊं? तुम्हें शर्माना चाहिए। हे फैंग ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम सचमुच बदल गई हो। अगर तुम फिर से ऐसी बात करोगी तो शायद अगली बार मैं इसे गंभीरता से लूंगा। किंग गुआंगलिन ने कुर्सी आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे अभी भी बिस्तर गर्म करने के लिए एक औरत की कमी खल रही है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारा बिस्तर गर्म कर दूंगी। उसने किंग गुआंगलिन की तरफ देखा, लेकिन तुमने मना कर दिया। क्या मैं अपना विचार बदल सकता हूँ? वह वास्तव में पहले मूर्ख था। बहुत देर हो चुकी है। हे फैंग ने मजाकिया लहजे में कहा, जब तक कि क्या? जब तक कि तुम अभी मेरे लिए शर्माओ नहीं। तो फिर देखो। किंग गुआंगलिन ने कुर्सी नीचे रखी और गहरी सांस ली। अपनी सांस रोकना गिनती में नहीं आता। उसने एक और शर्त जोड़ दी, ये शर्म के कारण होना चाहिए। तो कोई बात नहीं। शर्मीलापन उसके नियंत्रण से बाहर था। उसने दोपहर में उसे छुआ और वह शर्माया नहीं। ये निराशाजनक लग रहा था। अब तुम बिल्कुल भी प्यारी नहीं रही। अगर मुझे पता होता तो मैं दूरी बनाए रखता, थोड़ी देर और खेलता। हे फैंग ने अप्रसन्नता से बुदबुदाया। किंग गुआंगलिन अंदर ही अंदर उलझन में थी। शर्माने में क्या अच्छा था? उसने एक पल के लिए सोचा और याद किया कि कैसे हे फॉन्ग निजी सिनेमा में शर्मा रहा था, और अचानक उसे यह बात समझ में आ गई। सचमुच ये बहुत प्यारा था। सामान को आराम से हे फॉन्ग के घर तक पहुंचाने में 10 मिनट से ज़्यादा लग गए। किंग गुआंगलिन ने उसे परखने के लिए मेज़ के सामने कुर्सी रखी और वह बिल्कुल सही बैठी। ये ठीक बैठता है, तुम कोशिश करो। उसने हे फॉन्ग को बैठने के लिए खींचा। ठीक। हे फैंग ने अपना हाथ मेज पर टिका दिया और लिखने की मुद्रा में संतोष से सिर हिलाते हुए कहा, हम बिल्कुल सही। लिखने की मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कुर्सी उपयुक्त नहीं है तो कुछ ही घंटों तक लिखने से पीठ दर्द हो सकता है। ये समय के साथ दीर्घकालिक समस्याएं भी पैदा कर सकता है। हाथ से क्यों लिखें? किंग गुआंगलिन थोड़ा हैरान हुआ। आजकल तो ऐसा लगता है कि हर कोई कंप्यूटर पर उपन्यास लिखता है। कंप्यूटर पर टाइप करना, फिर उसे प्रिंट करना और डाक से भेजना कितना झंझट भरा काम है ना? हे फैंग ने एक किताब से कागज़ का एक पन्ना निकाला और उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी लिखावट अच्छी है और मुझे इसमें मज़ा आता है। क्या आप इसे ऑनलाइन प्रकाशित नहीं कर सकते? नहीं, मैं पारंपरिक उपन्यास लिखता हूँ। ऑनलाइन उनके लिए कोई बाजार नहीं है। तो ठीक है, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो मत पूछो। बस जाओ और मेरे लिए एक गिलास पानी डाल दो। हे फैंग अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और आंखें सिकुड़ते हुए अपने प्रेमी को निर्देश दिया, फिर एक कूड़ेदान का थैला रखो और मेरे लिए एक कैंडी छीलो, रैपर कूड़ेदान में फेंक दो। शुक्रिया। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। किंग गुआंगलिन ने अपनी जीभ चटकाई और पानी लाने के लिए लिविंग रूम की ओर मुड़ गया। जब वह टीचर थी तो वह क्या कर सकता था? अच्छा लड़का। हे फैंग ने पानी लिया और खुशी से एक घूंट लिया। कैंडी यहाँ। किंग गुआंगलिन ने कैंडी को छीलकर अपने मुंह में डाल लिया और रैपर खोलकर देखा। ये बहुत सुंदर है। मैंने सुना है कि लोग इन्हें इकट्ठा करते हैं। चूंकि तुम्हें कैंडी इतनी पसंद है तो तुम इन्हें इकट्ठा क्यों नहीं करती? इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको लगता है कि यह अच्छा है तो आप इसे ले लीजिए। ठीक है। उसने रैपर जेब में रख लिया और सोचा कि बाद में उसे चपटा करने के लिए कोई किताब ढूंढ लेगा। बस कैंडी खाते रहो और मेरे लिए रख दो। मैं रैपर गिनकर बता दूंगा कि तुमने 1 साल में कितनी कैंडी खाई है। 1 साल? ये तो बस कुछ 100 टुकड़े हैं। क्या मुझे गिनने की ज़रूरत है? हे फैंग ने उपहास किया। तुम्हारे पास तो वाकई बहुत ज़्यादा खाली समय है। मैं आज़ाद हूँ। किंग गुआंगलिन बिस्तर पर लेट गई और आह भरते हुए बोली, क्या तुम बोर नहीं हो रही हो? यहाँ तो टीवी भी नहीं है। दिन में क्या करती हो? स्कूल में रहते हुए वह कक्षाओं में भाग ले सकती थी या पुस्तकालय जा सकती थी और उसके साथ रूममेट भी थे, लेकिन यहाँ आने के बाद वह सब खत्म हो गया। मैं उपन्यास लिखता हूँ, और जब आप लिख नहीं रहे होते हैं। सोचते हुए हे फैंग ने तथ्यात्मक रूप से कहा, मैं बिना सोचे कैसे लिख सकता हूँ? क्या आपको लगता है कि मैं बस एक कलम उठा सकता हूँ और लिखना शुरू कर सकता हूँ? नहीं, ये तो मेरी पेंटिंग जैसी ही है। किंग गुआंगलिन को कुछ कुछ समझ आ गया, लेकिन क्या तुम्हें बोरियत नहीं होती? स्मार्टफोन किस लिए है? उसने अपना फ़ोन निकाला और अचानक उसे याद आया, मेरी बीन्स। तुमने सब कुछ खो दिया है। किंग गुआंगलिन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं पहले ही 1 लाख से ज़्यादा बीन्स जीत चुका हूँ। चाहे मैं कितना भी जीत जाऊँ, हर बार लॉग इन करते ही वे गायब हो जाते हैं। शायद तुम्हें अपना उपनाम बदलकर सोंग जियांग उदार घुमक्कड़ रख लेना चाहिए। सचमुच? हे फैंग को संदेह हुआ। मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या तुम्हें तब भी कुछ महसूस हुआ था जब पिछली बार तुम मुझसे 80,000 बीन्स हार गए थे?
किंग गुआंगलिन ने अपना माथा रगड़ते हुए कहा, खैर अब बस इतना ही बाकी है कि तुम मुझे अपने पिता से मिलवाने घर ले जाओ। तुम कब वापस जा रहे हो? अभी पक्का नहीं, बस इंतजार करो। वह उसे और सही करने के लिए बहुत आलसी थी। जब मैं जाऊंगी तो तुम्हें जरूर साथ ले जाऊंगी। मेरे पिताजी भी तुमसे मिलना चाहते हैं। वास्तव में क्या यह अच्छे तरीके से है या बुरे तरीके से? किंग गुआंगलिन ने हड़बड़ाते हुए पूछा, वह मुझसे क्यों मिलना चाहता है? अच्छा या बुरा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? हे फैंग अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और आलस्य से बोली, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मेरे पापा उससे मिलना चाहते हैं, क्या ये सामान्य बात नहीं है? ऐसा ही लगता है, अपने पिता से मिलने के लिए उत्साहित हो। उत्साहित? किंग गुआंगलिन ने अपने हाथ रगड़े और कमरे में इधर उधर टहलते हुए कहा, हमारी पहली मुलाकात के लिए मुझे क्या लाना चाहिए? क्या मुझे कुछ नए कपड़े खरीदने चाहिए? बंद करो बंद करो बंद करो। हे फैंग ने उसकी हरकतों पर असहाय होकर आह भरी, जब समय आएगा तब हम इस बारे में बात करेंगे, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि हम कब जा रहे हैं। मुझे थोड़ी तैयारी करने दीजिए, इससे मुझे मानसिक शांति मिलेगी। ससुर से मिलना उसके और शिक्षक की खुशी के लिए महत्वपूर्ण था, वह कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। डॉट 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 मूल रूप से क्यों ड्यान जोंग वेनवान पर पोस्ट किया गया, यह अध्याय मुख्य सामग्री की तरह ही अच्छा है। आप शिक्षक के काम को भी पसंद कर सकते हैं। हे अध्याय 117 जिन बीन्स को जीतने में आपने मेरी मदद की थी, उन्हें खोना ही असली मजा है। सामान्यतः जब कोई रिश्ता माता पिता से मिलने तक आगे बढ़ जाता है और दोनों पक्ष बिना किसी विवाद के एक दूसरे के माता पिता से मिल लेते हैं, तो अक्सर वह रिश्ता स्थिर हो जाता है। दोनों पक्ष भोजन के लिए बैठते हैं, काम, परिवार, रुचियों और शौक के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और बस बात तय हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे शिक्षक है अपने घर आ रहे हों। किंग गुआंगलिन को अभी भी थोड़ा आत्मविश्वास था, जब समय आएगा तो वह टीचही से सजने संवरने में मदद जरूर लेगा। अपनी शक्ल सूरत, अच्छी नौकरी, ठीक ठाक आमदनी और उनके बीच गहरे रिश्ते के साथ उसे बस अपने होने वाले ससुर के घर टीचही पर 2 दिन तक प्यार लुटाने के जश्न में अच्छा प्रदर्शन करना था, बस। अपने मन में योजना को दोहराते हुए वह मुस्कुराया और मन ही मन हंसने लगा। हे फांग को कुर्सी पर सिर झुकाए विचारों में डूबी हुई देखकर किंग गुआंगलिन खुद को रोक नहीं पाए और उसके होठों पर 2 बार चुंबन कर लिया। हे फांग ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसके चेहरे को सहलाया और जवाब दिया, मैं आपसे शादी करूंगा। थोड़ी देर बाद किंग गुआंगलिन सीधी खड़ी हुई और हे फॉन्ग की ओर देखा, उसके लंबे बालों को सिरों तक सीधा करने के लिए हाथ बढ़ाया, और फिर हमारा अपना घर होगा। सचमुच? हे फैंग ने अपने होंठ काटे, उससे टकराने की इच्छा को रोकने के लिए संघर्ष करते हुए बिना हिले कुर्सी पर टिकी रही, तो फिर मुझे एक बार और चूमो। रात का समय, कमरे के अंदर, प्रकाश की कोमल चमक के नीचे, डेस्क पर एक व्यक्ति बैठा था और दूसरा खड़ा था। एक ऊपर देख रहा है, एक नीचे झुका हुआ है। किंग गुआंगलिन ने अपने हाथ से उसके बालों को सहलाया, उसकी अभिव्यक्ति संतोष और थोड़े लालच से भरी हुई थी। मैं वास्तव में आपके साथ इसी तरह रहना चाहता हूँ, बिना शादी किए, सिर्फ डेटिंग करते रहो। हे फैंग ने कोमल निगाहों और मुस्कुराहट के साथ पूछा, आप समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब है? किंग गुआंगलिन ने अपनी उंगली से उसके होठों को सहलाया और डेस्क से एक पैकेट उठाने के लिए झुकते हुए बोला, ठीक है, देखते हैं कि यह काम करता है या नहीं। मेरी चाची ने इसे खुद भेजा है, तो फिर मुझे आपकी चाची को धन्यवाद देना चाहिए। जब वह किसी और दिन लुओ शहर आएगी तो हम उसे धन्यवाद दे सकते हैं। उसने इधर उधर देखा, क्या तुम्हारे पास यहाँ बाल्टी नहीं है? नहीं, मैं एक खरीदने जा रहा हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। एक चीख के साथ किंग गुआंगलिन कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अचानक रुक गया, उसे एक लंबी नज़र से देखते हुए, मुझे लगता है कि आज तुम कुछ अलग हो। किस तरह से अलग? हे फैंग ने उसका सिर अपनी नज़रों से दूर कर दिया, जल्दी करो और जाओ। ओह, तो मैं चलता हूँ। जैसे ही उसने बाहर से दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनी, हे फॉन्ग ने डेस्क से अपना बैग उठाया, एक छोटा सा दर्पण निकाला और उसमें खुद को देखा। अंदर लड़की के गालों पर एक हल्की लाली थी। किंग गुआंगलिन एक बाल्टी लेकर लौटा, उसे धोने के लिए सीधे बाथरूम में गया, उसमें मुट्ठी भर मुगवट डाला, उसे शॉवर से गर्म पानी से भर दिया और उसे बेडरूम में ले आया जहां हे फॉन्ग खिड़की पर खड़ा होकर बाहर देख रहा था। आओ, पानी का तापमान जांच लो। उसने अपने हाथ से जांच की और वह ठीक लगा, लेकिन पैरों और हाथों की संवेदनशीलता अलग होती है, इसलिए उसने अपने लिए ठंडे पानी की एक केतली भी तैयार कर ली। इसे नीचे रख दो, मैं खुद कर लूंगा। हे फैंग बिस्तर पर बैठ गई, अपने जूते उतार दिए, जिससे सफ़ेद मोजे की एक जोड़ी सामने आ गई। फिर अपनी उंगलियों के एक झटके से उसके गोल गोरे छोटे पैर किंग गुआंगलिन के सामने प्रकट हो गए। लोगों के बारे में एक अजीब बात है, जितना अधिक आप उन्हें किसी चीज़ को न छूने के लिए कहते हैं, उतना ही अधिक वे उसे एक बार छूना चाहते हैं, और यदि आप उन्हें छूने देते हैं तो वे शायद उसे फिर कभी नहीं छूना चाहेंगे। किंग गुआंगलिन ने अपने होंठ भींच लिए और नीचे झुककर मदद करने के लिए उत्सुक हो गया। पानी थोड़ा गर्म हो सकता है, पहले धीरे धीरे कोशिश करो। अरे, वह इतनी प्यारी थी, उसने चाहा कि वह उसके कोमल शरीर को 2 बार दबा सके। रास्ते से हट जाओ, मैं खुद कर सकती हूँ। हे फैंग ने अपने पैर हिलाकर उसे दूर भगाया, हटो। ठीक है, तुम खुद ही कर लो। किंग गुआंगलिन ने केतली उठाते हुए पीछे हटते हुए कहा, अगर यह ज्यादा गर्म है तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी डाल दूंगा। थोड़ी गर्मी है। उसने अपने पैर के अंगूठे पानी में डाले और जल्दी से बाहर निकाल लिए, और डालो। उन्होंने आधी केतली डाली, फिर अपने हाथ से जांच की, यह अच्छा है, प्रभावी होने के लिए इसे थोड़ा गर्म होना चाहिए। समायोजित करने के लिए अपने पैरों को धीरे धीरे अंदर डालें। चूंकि उन्होंने शुरू में शॉवर को पूरी तरह गर्म नहीं किया था और अब उसमें आधा केतली ठंडा पानी डाल दिया था, इसलिए तापमान निश्चित रूप से ठीक था, फिर भी उन्हें अभी भी चिंता थी कि यह बहुत ठंडा हो सकता है। नहीं, अभी भी बहुत गर्मी है। हे फॉन्ग ने अपना सिर हिलाया। आप अपने पैर अंदर डाल सकते हैं, उन्हें बाहर निकाल सकते हैं और फिर उन्हें वापस अंदर डाल सकते हैं।
इससे काम हो जाएगा। किंग गुआंगलिन अधिक पानी नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि गर्म पानी प्रभावी था। तुम बैठ क्यों नहीं जाते? तुम वहां क्यों बैठे हो? हे फैंग ने धीरे धीरे पानी के तापमान को थोड़ा थोड़ा करके समायोजित किया। क्या आप मेरे लिए भी मेरे पैर धोना चाहते हैं? जरूर जरूर। किंग गुआंगलिन उत्सुकता से उसके करीब गया, उसके टखने को पकड़ा और उस पर थोड़ा गर्म पानी छिड़का। मुझे अपनी प्रेमिका के पैर धोना बहुत पसंद है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। सिर्फ पैर धोने के लिए ही नहीं, वो उसे नहलाने में भी मदद करने को तैयार था। हालांकि हे फैंग इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। हे फैंग ने चिढ़ते हुए धीरे से कहा, रास्ते से हट जाओ। देखो मैं तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार करता हूँ। किंग गुआंगलिन ने अपने हाथों से पानी उठाया और उसके पैरों पर छिड़का। अब तो कुछ ठीक है। कोशिश करके देखो, क्या तुम इन्हें नीचे रख सकती हो? उसके हाथों की गर्माहट लगभग उसके अपने हाथों जैसी ही महसूस हुई, शायद उससे भी अधिक नाजुक। ये प्रेमिका सचमुच हर तरह से प्यारी थी। ठीक है, मैं अब उन्हें नीचे रख रहा हूँ, तुम एक तरफ हट जाओ। हे फैंग ने गहरी सांस लेते हुए उसके पैर बाल्टी में डुबो दिए। उसे जल्दी ही तापमान की आदत हो गई और फिर उसे आराम महसूस हुआ। मुझे थोड़ी देर शांति से भीगने दो। आगे बढ़ो और भिगो। किंग गुआंगलिन ने खड़े होकर एक तौलिए से अपने हाथ पोंछे। याद रखो कि इसे हर दिन बिना छोड़े करना है, वरना ये प्रभावी नहीं होगा। मैं समझ गया। हे फैंग बिस्तर पर लेते हुए पीछे झुका। मुझे मेरा फ़ोन दो। यहाँ मेरे लिए कुछ और बीन्स जीतो, मेरे पास खत्म हो गए हैं। उसने मकान मालिक से लड़ो गेम खोला, उसे चेक किया और फिर बंद कर दिया। दोपहर तक प्रतिदिन मिलने वाली मुफ्तफलियाँ खत्म हो चुकी थीं। जिस चीज़ का हल सिर्फ कुछ पैसे लेकर निकाला जा सकता है, उसके लिए परेशान क्यों होना? भावी ससुर से मिलने का लक्ष्य हासिल करने के बाद किंग गुआंगलिन आलसी हो गया था और अपनी फलियां जीतने के बजाय अपना खाता भरना ज़्यादा पसंद करने लगा था। ये वैसा नहीं है, इसे खेलना मज़ेदार है, पैसे लेने से मज़ा किरकिरा हो जाता है। हे फैंग ने अपना सिर हिलाया। क्या बीन्स खोना आपके लिए मज़ेदार नहीं है? बिल्कुल नहीं, यह मेरे लिए आपके द्वारा जीती गई बीन्स को खोना है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन ने असहाय महसूस किया। ठीक है, जब मेरे पास समय होगा तो मैं आपको कुछ जीतने में मदद करूंगा। हे तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो, मुझे गले लगाओ। तुम्हारे भीगने के बाद हम गले मिलेंगे। वह मेज पर बैठ गया और एक उपन्यास पढ़ने लगा। क्या तुमने ये सारी किताबें पढ़ ली हैं? एक से ज्यादा बार। हे फांग ने किंग गुआंगलिन के हाथों में रखे उपन्यास पर नजर डाली। मैंने इसे 1 दर्जन से ज्यादा बार पढ़ा है। 1 दर्जन से अधिक बार? किंग गुआंगलिन ने आश्चर्य से उसे पलटा। क्या यह इतनी बार पढ़ने के बाद उबाऊ नहीं हो जाता? दूसरी बार पढ़ने के बाद ये कम दिलचस्प हो जाना चाहिए, है ना? हर बार अलग अलग एहसास होता है। मैं इसे तुम्हें उधार दे दूंगा। इसमें क्या अलग है? जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हेफांग बिस्तर पर लेटी अपने पैर भिगो रही थी, जबकि किंग गुआंगलिन मेज पर बैठकर उपन्यास पढ़ रही थी। उन्हें पता भी नहीं चला कि 10 मिनट से ज्यादा समय बीत चुका था। उसने पानी का तापमान जांचा और उठकर बोली, मुझे एक तौलिया दो। मैं करूंगी। किंग गुआंगलिन ने उपन्यास नीचे रख दिया, एक तौलिया पकड़ा, नीचे बैठ गई और अपने पैरों को तौलिए में लपेटकर उन्हें रगड़ने लगी। पूरी सेवा। रुको। हे फैंग 2 बार पीछे हटा, लेकिन उसने अपने पैर वापस नहीं खींचे और उसके पैर की उंगलियां अनायास ही तनावग्रस्त हो गईं। गर्म पानी में पैर भिगोने के कारण वे सामान्य से अधिक संवेदनशील हो गए थे तथा टखने को पकड़ने मात्र से ही वे अकड़ जाते थे। अपने पैरों को सुखाने के बाद किंग गुआंगलिन ने उन्हें धीरे से थपथपाया, उन्हें और भी आकर्षक पाते हुए। धोने के बाद वे और भी अधिक सफ़ेद और मुलायम हो गए हैं। हे फैंग ने अपना निचला होंठ काटा और हल्के से भौहें चढ़ाईं। तुम्हें ये पसंद है? वह हैरान होकर ऊपर देखने लगा। क्या हुआ? इससे परेशानी हो सकती है। अध्याय 118। अच्छाई पारस्परिक है। एक दुर्घटना। किंग गुआंगलिन एक क्षण के लिए ठिठक गया और अवचेतन रूप से उस चिकने छोटे पैर को चुटकी काट ली। तुम अभी भी हिल रहे हो? हे फैंग की आवाज़ मच्छर जैसी मधुर थी। जल्दी से यहाँ से चले जाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक चकित चेहरे के साथ किंग गुआंगलिन ने जाने दिया और बोलने ही वाला था कि हे फोन पहले ही कवर के नीचे लुढ़क गया। मुझे रोशनी बंद करने और दरवाजा बंद करने में मदद करें, धन्यवाद। इस मूर्ख को ये पता नहीं था कि वह कितना मोहक था। चाहे वह उससे शादी करने, घर बनाने या उसके पैर धोने के लिए बैठने की बात हो, ये सब उसे कसकर पकड़ने और उस पर स्नेह बरसाने के लिए प्रेरित करता था। एक महिला सबसे ज्यादा क्या चाहती है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि कोई उसे प्यार करे, उसे लाड़ प्यार करे और अत्यंत ध्यान और देखभाल के साथ उसकी देखभाल करे? 6 फुट से अधिक लंबा एक आदमी बिस्तर के पास बैठा था और ध्यान से उसके पैरों को तौलिए से पहुंच रहा था। शारीरिक संवेदना को एक तरफ रखते हुए उस दृश्य को देखकर ही उसका दिल पिघल गया और वह अपना सब कुछ उसे सौंपना चाहती थी। वह सर्वोत्तम का हकदार था। अब सोने जा रहे हो? किंग गुआंगलिन ने अपना सिर खुजलाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो। अगर उसे पता होता तो वह उसकी बात सुनता और उसे खुद ऐसा करने देता। मैं सो रही हूँ, तुम वापस चले जाओ। हे फैंग ने अपना सिर पतली रजाई में छिपा लिया और एक दरार से उसे झांकते हुए बोली, अब जाओ। यदि वह अधिक समय तक रुका तो उसे नहीं पता था कि यदि वह अत्यधिक अनुरोध करेगा तो क्या वह उसे अस्वीकार करने के लिए अपना हृदय कठोर कर सकेगी। ठीक है तो। किंग गुआंगलिन ने बाल्टी उठाए और पानी डालने के लिए बाथरूम में जाने के लिए तैयार हो गई। आप आराम करें, मैं कल फिर आऊंगी। ठीक है। कमरे में अंधेरा छा गया। हे फॉन्ग छत की ओर देखता रहा और चुपचाप बाहर उसकी हरकतों की आवाज़ें सुनता रहा, राहत की सांस लेता रहा। 3 साल, वह उन्हें कैसे सहन करेगी? कदम बाथरूम से वापस दरवाजे की ओर बढ़े और फिर दरवाज़ा धीरे से खोला गया। हे फैंग का दिल तेजी से धड़क उठा। उसकी नज़र दरवाजे पर आती हुई आकृति पर टिक गई। क्या कर रहे हो?
वापस जाने से पहले मुझे तुम्हें चूमना है। किंग गुआंगलिन इस महत्वपूर्ण बात को लगभग भूल ही गया। उसने लाइट भी नहीं जलाई और अनाड़ीपन से बिस्तर पर चढ़कर इधर उधर टटोलने लगा। चलो बस एक चुंबन और मैं चला गया। इधर उधर मत घूमो। हे फैंग ने धीरे से उसका हाथ हटा दिया, आगे आकर उसका सिर पकड़ लिया और उसे जोर से चूसा। लो अब जल्दी जाओ, अच्छी तरह से आराम करें। अपना काम पूरा करके किंग गुआंगलिन मुड़ा और दरवाज़ा बाहर से बंद करके चला गया। उसने एक पल सोचा और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरने से पहले चाबी को 2-4 बार घुमाया। खुशियां आज से शुरू होती हैं। घर वापस आकर एक धुन गुनगुनाते हुए लिविंग रूम में गुप्त अंधेरा था। किंग की माँ पहले ही आराम करने के लिए वापस जा चुकी थी। वह स्नान करने के लिए बाथरूम में गया और एक टैंक टॉप और शॉर्ट्स पहने हुए वह खिड़की के पास खड़ा होकर कुछ देर के लिए हे फोन के घर की ओर देखने लगा। अपने फोन पर शुभ रात्रि का संदेश भेजा और फिर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। जीवन में 3 महत्वपूर्ण मोड़ आते हैं: जन्म, कॉलेज प्रवेश परीक्षा और विवाह। जन्म लेने में आपको कोई विकल्प नहीं मिलता। कॉलेज प्रवेश परीक्षा कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है, लेकिन विवाह भाग्य पर निर्भर करता है। किंग गुआंगलिन ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल खुशी से भर गया। मैं भाग्य का आभारी हूं कि उसने मुझे इतनी अच्छी प्रेमिका दी। ... रात स्वप्नहीन। पूर्णिमा धीरे धीरे नीचे उतरी। भोर होने से पहले ही पीछे हट गई और सूर्य ने अपना सिर बाहर निकालकर उसकी जगह ले ली, जिससे दुनिया भर में 100 गुना चमक फैल गई। अलार्म तो नहीं बजा, लेकिन किंग गुआंगलिन ने पहले ही अपनी आंखें खोल ली थीं बाहर और फिर घड़ी पर नजर डाली और काप मछली की तरह फुर्ती से बिस्तर से बाहर कूद गया। बेडरूम से बाहर निकलते समय किंग की मां जाने की तैयारी कर रही थी और सप्ताहांत में उसे इतनी जल्दी उठते देखकर आश्चर्यचकित हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। काफी सो गया, अभी उठा हूँ, किंग गुआंगलिन ने लापरवाही से जवाब दिया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में भाग गया। अपने दांतों को ब्रश करने और अपना चेहरा धोने के बाद उसने किंग की मां की कंघी ली, अपने बालों को ठीक किया और फिर कपड़े बदलने के लिए बेडरूम में वापस चला गया, बाहर जाने के लिए तैयार। टीचर के घर आने के पहले दिन उसके लिए नाश्ता लाना आवश्यक था। बाहर निकलकर कोने में पहुंचते ही किंग गुआंगलिन को मानो कुछ याद आ गया। वह मुड़ा, दौड़कर सामने के दरवाजे तक गया, उसे खोला, अपने बेडरूम में जाकर कंप्यूटर समेटा और फिर बाहर निकल गया। नाश्ता और लैपटॉप बैग लेकर हेफॉन के घर पहुंचते हुए उसने पाया कि हेफॉन अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसने रिमोट उठाकर एयर कंडीशनर को थोड़ा तेज किया और उसके कंबल के कोने में दुबक गया, फिर बिस्तर के पास बैठ गया और उसे सोते हुए देखकर हल्की सी हंसी हंसने लगा। अंततः वह दिन आ ही गया। सुबह और रात में उसे देख पाना ही काफी था। अपने आराम में खलल डाले बिना किंग गुआंगलिन ने कंप्यूटर को डेस्क पर रख दिया, उसे नेटवर्क से जोड़ दिया और कुछ देर तक उसके साथ छेड़छाड़ करने के बाद आलस से लेटकर पिछली रात का उपन्यास निकाल लिया और पढ़ना जारी रखा। उन्होंने प्रारंभिक रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि मोहरे की दुकान का क्लर्क ही हत्यारा था, लेकिन हो सकता है कि यह लेखक का जानबूझकर किया गया गलत अनुमान हो, क्योंकि यदि अनुमान लगाना इतना आसान होता तो हेफॉन ने इसे बार बार नहीं पढ़ा होता। समय चुपचाप बीतता गया और जब हेफॉन की नींद खुली तो सबसे पहले उसने डेस्क के सामने बैठी हुई आकृति देखी, जिससे वह एक पल के लिए उलझन में पड़ गई। चाय, खांसी। अचानक होश में आते हुए वह बिस्तर पर लेट गई और हल्की खांसी के साथ बोली, तुम कब आए? मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया है ना? उसकी आवाज़ सुनकर किंग गुआंगलिन ने किताब नीचे रख दी और उठ खड़ा हुआ। मैं तुम्हारे लिए शाकाहारी बन लाया हूँ, वे अभी भी गर्म हैं। क्या तुम अभी खाना चाहोगी या मुंह धोने के बाद? उन्हें सौंप दो। हेफेंग ने खुद को सहारा दिया और हेडबोर्ड पर झुक गई। तुम अपना कंप्यूटर यहाँ क्यों लाए हो? यदि आप बोर हो रहे हैं तो आप जब चाहें फिल्में या टीवी देख सकते हैं या फोरम भी ब्राउज कर सकते हैं। क्या तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है? मैं इसका ज़्यादा उपयोग नहीं करती, किंग गुआंगलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मुझे इसकी आवश्यकता होती है मैं बस आज जाती हूँ, वैसे भी ये बहुत सुविधाजनक है। तुम मेरे प्रति इतने अच्छे क्यों हो? हेफेंग ने उस बन की ओर देखा जिसमें से उसने एक टुकड़ा खाया था और अपना सिर झुकाते हुए कहा, हम आधे साल से भी कम समय से डेटिंग कर रहे हैं। वह उसकी दयालुता के बारे में जानती थी, इसीलिए उसने उसे ढूंढा। लेकिन उसका क्या? क्योंकि तुम मेरे प्रति अच्छे हो। किंग गुआंगलिन ने ऐसे कहा जैसे कि ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। तुम मेरे प्रति अच्छे हो, मैं तुम्हारे प्रति अच्छा हूँ, क्या ये सामान्य बात नहीं है? मैं तुम्हारे साथ कैसा अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ? ओह, वह झिझका। उसके सीधे सवाल से अचंभित हो गया। वह स्पष्ट रूप से बता नहीं सका। बस। अच्छा, तुम्हारा क्या मतलब है बस? अच्छा, हेफेंग ने आंखें घुमाई। चलो बोलो। किंग गुआंगलिन ने एक पल सोचा और फिर कहा, मैं महसूस कर सकता हूँ तुम मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हो। वह रुका, हेफोंग का छोटा सा हाथ लिया, उसे अपने होठों पर लाया और चूमा। मुझे यकीन है कि तुम मुझे पसंद करते हो। उसकी आंखों के भाव से लेकर उसके कार्यों और यहाँ तक कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से भी वह बता सकता था कि वह उसे पसंद करती है। यह एक विशेष प्रकार का प्रेम था, अवर्णनीय भावनाएं, लेकिन वह उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। पहली मुलाकात, पहला इकबालिया बयान, उसके घर की पहली यात्रा, पहली सैर, साथ बिताई पहली रात, पहली। वे बहुत अधिक थे। ठीक है, मैं आपकी व्याख्या स्वीकार करती हूँ, हेफेंग ने खुशी से आंखें मूंदते हुए कहा। क्या आप कुछ खाना चाहेंगी? मैंने पहले ही खा लिया है। किंग गुआंगलिन ने सोया दूध को किनारे रखा और उसका तापमान महसूस किया। ये थोड़ा ठंडा है, पीने से पहले मैं इसे आपके लिए गर्म कर दूंगा। उसने लिविंग रूम में अपने साथ लाया हुआ पानी गर्म किया, सोया दूध उसमें डुबोया और 5 मिनट तक चुपचाप इंतजार करने के बाद उसने उसे बाहर निकाला, एक स्ट्रॉ डाला और उसे वापस बेडरूम में ले आया। यहाँ हेफेंग ने एक घूंट लिया और अचानक अपने सिर को कंबल से ढक लिया और बिस्तर पर कुछ बार लौटने लगी। मैं बहुत खुश हूँ। उसने लुढ़कना बंद कर दिया और चौड़ी आंखों से किंग गुआंगलिन की ओर देखा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन की नज़र भटक गई क्योंकि वह उसके नाइट गाउन को देखने से बचने की कोशिश कर रहा था, जो उसके लुढ़कने के कारण ऊपर उठ गया था, क्योंकि
क्योंकि आप शिक्षक हैं, इसे जारी रखो। हे फॉन्ग ने सोया दूध का एक बड़ा घूंट लिया। ये हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। मुझे तुम्हारे लिए गाजर का रस निचोड़ने के लिए मत कहो। मैंने तुमसे कब कहा था कि मेरे लिए गाजर का रस निचोड़ दो? किंग गुआंगलिन ने हैरानी से पूछा। बस इतना याद रखो, उसने कहा। अध्याय 119 आपको सर्वश्रेष्ठ देना। बिस्तर पर पीठ टिकाकर पकौड़ी और सोया दूध का घूंट लेते हुए हे फॉन्ग ने एक आनंदमय आह भरी। किंग गुआंगलिन को खाली कप और बैग कूड़ेदान में फेंकते देख उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। ठीक है, खाने के तुरंत बाद मुझे बाहर निकाल दिया। किंग गुआंगलिन ने असंतुष्ट होकर जवाब दिया। मैं क्यों जाऊं? मैं अपने कपड़े बदल रहा हूं। क्या तुम देखना चाहोगे? ओह, अगर यह संभव है, चले जाओ। ये तो बहुत अनुचित है। गुस्से में किंग गुआंगलिन बेडरूम से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया, ये निर्णय लेते हुए कि अगली बार जब वह अपने कपड़े बदलेगा तो वह उसे नहीं देखने देगा। एक खामोश इंतजार के बाद हे फांग, जो अब सफेद बैटविंग शर्ट पहने हुए था, कमरे से बाहर आया। उसके बगल में खड़ी होकर उसने उनके पहनावे की तुलना करते हुए कहा, देखो, हमने कपल वाले कपड़े पहने हैं। ये सिर्फ एक संयोग है। किंग गुआंगलिन ने अपनी कमीज की ओर देखा, जो उसकी कमीज से कई साइज छोटी थी। तुमने ये कब खरीदी? चुप रहो, 1 घंटे तक मुझसे बात मत करो। हेफांग परेशान होकर नहाने के लिए बाथरूम की ओर चली गई। कल ही तो उसे लगा था कि इस बेवकूफ को कोई रहस्योद्घाटन हुआ है, लेकिन यह एक क्षणिक क्षण से ज्यादा कुछ नहीं था। वह सीधा आदमी हमेशा मूड खराब कर देता है। 1 घंटा बहुत लंबा है ना? किंग गुआंगलिन ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह कुछ देर बेडरूम में बैठा रहा, फिर उठा और कंबल को करीने से मोड़ा और तकिए के पास रखे डोरेमोन प्लुशी को 2-3 बार दबाया। ऐसा लग रहा था कि उसे ये सचमुच पसंद आया। 60 युआन अच्छी तरह खर्च हुए। धन गायब नहीं होता, ये बस किसी के पास रहने के लिए परिवर्तित हो जाता है। मेरे साथ मॉल चलो। फ्रेश होने के बाद हे फॉन्ग ऊर्जा से भरी हुई दिखाई दी। उसने अपने जूते बदले, अपनी चाबियां ली और किंग गुआंगलिन को दरवाजे से बाहर ले गई। अभी अभी घर में रहने आई थी, इसलिए हमेशा कुछ न कुछ खरीदना पड़ता था। उन्होंने कल ही शॉपिंग करने की योजना बनाई थी, लेकिन एक झपकी ने इन योजनाओं में खलल डाल दिया और आज ही उसे याद आया। नीचे उतरते ही किंग गुआंगलिन ने उसके सिर पर छाता खोल दिया और उसके सहायक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए पूछा, किस तरफ? चलो वहां बड़े वाले के पास चलते हैं। हमें क्या खरीदना होगा? मैं पहले देखूंगा कि क्या वे हमारे घर पर हैं। यदि हैं, तो हम उनका उपयोग कर सकते हैं। बर्तन और कड़ाही, उसने किंग गुआंगलिन के साथ बाईं ओर चलते हुए उत्तर दिया, और हम दोपहर का भोजन पकाने के लिए कुछ किराने का सामान भी खरीद सकते हैं। क्या हम कल सहमत नहीं हुए थे मेरे घर पर खाना खाने के लिए? कभी कभार साथ खाना ठीक है, लेकिन हम रोजाना यूं ही तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकते। हमारा कोई आधिकारिक रिश्ता नहीं है, यह उचित नहीं होगा। हे फॉन्ग ने सिर हिलाया। मुझे अपने लिए खाना बनाना है और तुम वीकेंड पर भी आ सकती हो। वह मुस्कुराई। पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, सहपाठी किन। बाद में क्या खाने का मन है? मैं तुम्हें इनाम देने के लिए एक शानदार भोजन बनाऊंगी। खाना न पकाने पर हमेशा ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी है। ये सिर्फ एक घर है जिसमें भोजन की घरेलू खुशबू नहीं है। इसमें गलत क्या है? किंग गुआंगलिन की नज़र में एक शानदार भोजन उसके घर आने से कहीं कम महत्वपूर्ण था। तुम मेरे घर पर रुकी हो और तुम्हारी चाबियां भी मेरे पास हैं। तुम्हारा क्या मतलब है कि यह कोई आधिकारिक बात नहीं है? ये बस एक अस्थायी ठहराव था। क्या हमने कुछ किया? हे फैंग ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा। हम एक साथ सोए। उद्धरण चिन्ह ... बकवास बंद करो। अगर पड़ोसी तुम्हारे घर में हर समय एक अकेली औरत को आते जाते देखेंगे तो वे क्या सोचेंगे? उन्हें देखने दो और ईर्ष्या करने दो, किंग गुआंगलिन ने धीरे से कहा और विषय को छोड़ दिया। विचार करने पर उसे एहसास हुआ कि यह सच था। वे डेटिंग कर रहे थे और हालांकि वे बहुत करीब थे, बाहरी लोग अक्सर एक युवती को उसके घर आते जाते देखते थे। बेकार लोगों द्वारा गपशप करना तो संभव ही था। ऐसी परिस्थितियों से बचना ही सबसे अच्छा था। शिक्षक उसकी खुशी सबसे महत्वपूर्ण थी। दोनों आराम से मॉल में दाखिल हुए और शॉपिंग कार्ट में न केवल बर्तनों को देखा, बल्कि अन्य दैनिक जरूरत की चीजें भी खरीदी। उदाहरण के लिए झाड़ू और पोछा। किंग गुआंगलिन के पास घर पर केवल एक ही सेट था, इसलिए उसने जल्दी से उसे शेल्फ से उठाया और अपने साथ ले गया। क्या हम एक युवा जोड़े की तरह दिखते हैं? किंग गुआंगलिन ने सब्जी अनुभाग में सब्जियां चुनते हुए हे फॉन्ग को देखा और अचानक उसे घर के मुखिया होने का भ्रम हुआ। युवा जोड़ा क्यों? युवा शब्द क्यों जोड़ा? हे फैंग ने गाजर बैग में भरते हुए पूछा। ऐसा लगता था कि उसका वजन बढ़ना उसकी गलती थी। जब वह अकेला होता था तो हमेशा शाकाहारी भोजन खाता था, इसलिए यह अजीब बात थी कि उसका वजन बढ़ गया। खैर, उसे यह आदत बनाए रखने की जरूरत थी। दोपहर के भोजन में ब्रेस्ड पोर्क नहीं, चिकन विंग्स पर स्विच करो। जब तक हम एक जोड़े की तरह दिखते हैं तब तक ये सही है। किंग गुआंगलिन ने उसे सब्जियां गाड़ी में लोड करते हुए देखा, गाड़ी को कुछ कदम आगे बढ़ाया और अचानक अपना सिर घुमाया और उसे देखकर मुस्कुराया। कहो पति, मुझे सुनने दो। हे फैंग ने अपनी आंखें घुमाई और मना कर दिया। जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लेते तब तक रुको। बस कह दो, मुझे पहले से ही यह महसूस करा दो कि जीवनसाथी होना कैसा होता है। सपने देखते रहो। चलो चलते हैं। तुम्हें बुलाने से कोई नुकसान नहीं होगा। किंग गुआंगलिन ने मुंह बनाया, उसके साथ चलने के लिए गाड़ी को धक्का दिया। एक पल के लिए सोचा, बगल में झुक गया और संकोच से पुकारा, पत्नी। हे फैंग की धड़कन अचानक से कांप उठी। उसके दिल में एक झुंझुनी सी सनसनी फैल गई। वह अनायास ही अपनी जगह पर रुक गई और भींचे हुए होंठों से उसे एक नज़र देखा। एक क्षण बाद उसने धीरे से उत्तर दिया और तेजी से आगे बढ़ गई। उसका दिल क्यों धड़क रहा था? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या उसे यह बात सुने हुए बहुत समय हो गया था? हे फैंग ने चुपके से गहरी सांस ली और स्वाभाविक दिखने की कोशिश की। वह प्रतिक्रिया क्या थी? किंग गुआंगलिन ने असंतोष में अपनी जीभ चटकाई। धीरे चलो, मैं गाड़ी को धक्का दे रहा हूं।
अन्य जोड़े एक दूसरे को खुलकर पति पत्नी बेबी स्वीटहार्ट कहते हैं, उनके लिए यह अलग क्यों था? हेफॉन के पीछे पीछे दुकान के बड़े हिस्से में घूमते हुए उन्होंने कई घरेलू सामान खरीदे। उन्होंने कटोरे और बर्तनों के 2 सेट भी जोड़े, एक नीला और एक गुलाबी, जो उसने बताया कि जोड़ों के लिए थे। क्या हमें इतना औपचारिक होने की ज़रूरत है? किंग गुआंगलिन ने प्लेटें पकड़ ली और उन्हें खुशी से देखा, हालांकि उसने ऐसा दिखावा किया कि उसे इसकी परवाह नहीं है। मैं तुम्हारे साथ सबसे परफेक्ट रोमांस करना चाहता हूँ, हेफॉन ने हाथ में स्पैटुला लेकर गुस्से से कहा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। उन्होंने महसूस किया कि यह पहले से ही काफ़ी उत्तम है, निश्चित रूप से थोड़ी और पूर्णता से कोई नुकसान नहीं होगा। चलो अब स्नैक्स सेक्शन में चलते हैं, कुछ स्नैक्स खरीदते हैं। 1 मिनट रुको, पहले नहाने का जेल और कपड़े धोने का डिटर्जेंट ढूंढते हैं, पहले ज़रूरी सामान ले लो। हे फैंग ने स्पैटुला को गाड़ी में फेंक दिया और किंग गुआंगलिन के साथ दुकान के चारों ओर टहलना जारी रखा। उसके साथ खरीदारी करना आसान था, वह अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ी थी, बात जेल शेल्फ को देख रही थी। आपको कौन सा पसंद है? क्या यह आपके लिए नहीं है? क्या तुम्हें इसकी गंध पसंद नहीं? हे फैंग ने उसकी ओर भौहें चढ़ाईं, हर दिन एक पिल्ले की तरह मुझसे रगड़ते हुए। तुम्हें जो पसंद हो उसे चुन लो। ओह, किंग गुआंगलिन ने महसूस किया कि उसका चेहरा गर्म हो रहा है। कोई भी ठीक है, मुझे वे सभी पसंद हैं। उन्होंने सोचा कि उसकी स्वाभाविक मीठी मलाईदार खुशबू, जो विशेष रूप से पसीने के बाद महसूस होती है, विशेष रूप से सुखद थी, जिसका बाद जेल से कोई संबंध नहीं था। लेकिन वह हेफॉन को यह बात समझा नहीं सका, उसे यह अजीब लगा, मानो वह विकृत व्यक्ति हो। तो फिर चलो इस गार्डेनिया खुशबू के साथ चलते हैं। हे फैंग ने शेल्फ की ओर इशारा करते हुए उसे चुनने को कहा। अच्छा लग रहा है। किंग गुआंगलिन ने उसे बाद जेल को टोकरी में रखते हुए देखा और सुझाव दिया, देखो कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट में भी यही खुशबू है या नहीं, बेहतर होगा कि दोनों में तालमेल बिठाया जाए। कपड़े धोने के डिटर्जेंट और स्नान जेल की सुगंध को मिलाना उतना अच्छा नहीं था जितना कि केवल एक का उपयोग करना, इससे केवल गार्डेनिया की सुगंध और उसकी खुशबू ही बचती थी। अरे, ये तो और भी विकृत लगता है। क्या इसे सुगंध का जुनून कहा जाना चाहिए? अध्याय 120। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमने जो चीज़ें खरीदी वे कुछ ज़्यादा ही थीं, बर्तन, करचूल और चम्मच, चॉपस्टिक, विभिन्न प्रकार के मसाले और सब्जियां, स्टील वूल और बर्तन धोने का तरल पदार्थ, शॉवर जेल और कपड़े धोने का डिटर्जेंट, पोछा और झाड़ू, चप्पलें। सहायक गुआंगलिन ये सब अकेले नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने 2 बैग हेफॉन को दे दिए, जो सड़क के किनारे छाया में तेजी से चलते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। चाबी से दरवाजा खोला, सामान का ढेर नीचे रखा और राहत की सांस ली। उसका माथा पहले से ही पसीने से तर था। थक गए हो? हे फैंग ने उसे बेडरूम में धकेल दिया, जल्दी करो, एयर कंडीशनिंग का आनंद लो। वह जो 2 बैग ले जा रही थी वे बड़े दिख रहे थे, लेकिन वास्तव में हल्के थे। भारी बैग सभी गुआंगलिन के हाथों में थे। गर्मियों में दिक्कत यह है कि थोड़ी सी भी गतिविधि से पसीना आ जाता है। गुआंगलिन ने निश्चित रूप से ये स्वीकार नहीं किया कि वह थका हुआ था और उसने पसीने से तर कसरत के लिए गर्मी को जिम्मेदार ठहराया। जरूर, ये बहुत गर्म है। हे फैंग ने तौलिए से उसका पसीना पोंछते हुए कहा, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। घर पर एक पुरुष का होना वास्तव में अच्छी बात थी और किसी बात का उल्लेख तो नहीं ही किया जा सकता, केवल बर्तन और इंडक्शन कुकर को दुकान से घर ले जाना उसके लिए आसान नहीं था। नियमित रूप से चावल खरीदना तो दूर की बात थी। चावल? वह एक क्षण के लिए रुकी, फिर गुआंगलिन की ओर देखा और बोली, हम कुछ खरीदना भूल गए। क्या? हमने बर्तन तो खरीदे लेकिन चावल नहीं। उद्धरण चिन्ह ... मैं जाकर खरीद लूंगा, नीचे वाली दुकान में कुछ है। गुआंगलिन उठ खड़ा हुआ और जल्दी से नीचे चला गया। बड़ा पैक मत खरीदो, हे फैंग ने उसके पीछे से आवाज लगाई। समझ गया, स्थानांतरण वास्तव में एक परेशानी है, भले ही वहाँ ज़्यादा सामान न हो। यदि आप आराम से रहना चाहते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें जोड़नी होंगी। आज थोड़ा और कल थोड़ा और धीरे धीरे यह एक पूर्ण घर जैसा महसूस होगा, जब तक कि अगला कदम यह न बता दे कि आपने कितना सामान इकट्ठा कर लिया है। गुआंगलिन 20 किलो चावल का एक थैला उठाए हाँफते हुए सीढ़ियों से रसोई की ओर गया। 20 किलो वजन ज्यादा तो नहीं था, लेकिन बार बार ऊपर नीचे चढ़ने से उसे बहुत पसीना आ रहा था। वह एयर कंडीशनिंग का आनंद लेने के लिए बेडरूम में भाग गया और फिर हिलना डुलना नहीं चाहता था। आराम करो, खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा। हे फैंग उसे चूमने के लिए झुका, फिर कमरे से बाहर चला गया। जिसे वह दावत कह रही थी वह वास्तव में उसके सामान्य भोजन से कुछ अधिक पौष्टिक व्यंजन थे, जैसे ब्रेस्ड पोर्क रिब्स, कोला चिकन विंग्स, स्टफ फ्राइड बीफ इत्यादि। पूरे दिन शाकाहारी भोजन करने वाले गुआंगलिन के लिए यह वास्तव में एक दावत थी। उसकी भूख की बात करें तो ये भी उसके सामान्य आहार से ही जुड़ी थी। एक हट्टा कट्टा आदमी जिसे हमेशा शाकाहारी खाना पसंद था, चावल के 2-4 कटोरे अतिरिक्त खाए बिना ज्यादा देर तक नहीं रह सकता था। बाहर से बर्तनों की खनक सुनकर गुआंगलिन एक संतुष्ट मुस्कान के साथ अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। टीचर के घर पर हम कुर्सी पर बैठकर उनके खाना बनाने का इंतजार करते हैं, फिर साथ में खाना खाते हैं। इसके बारे में सोचकर ही बहुत अच्छा लगा। वह कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा, फिर उसने उपन्यास को वहीं से उठाया जहां से उसने सुबह छोड़ा था, और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसमें ऐसा क्या दिलचस्प है कि वह उसे 1 दर्जन से अधिक बार पढ़ेगी। सभी बर्तन साफ करने, चावल भिगोने और उसे पकाने के बाद हे फॉन्ग ने फर्श से सब्जियां उठाईं, उन्हें धोया और कटिंग बोर्ड पर काटना शुरू कर दिया। काट 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 काट। चाकू के कटिंग बोर्ड पर टकराने की लयबद्ध आवाज अचानक रुक गई। उसने वापस बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखा, खुशी से गुनगुनाते हुए फिर से कटिंग शुरू कर दी। जब तक आपका प्रियजन वहां है तब तक घर वहां है। ये वह जीवन था जिसे वह सबसे अधिक प्यार करती थी और वह इसे किसी भी चीज के बदले नहीं देना चाहती थी। खाने की हल्की सी खुशबू लिविंग रूम से बेडरूम तक पहुंच रही थी। गुआंगलिन ने सूंघा और बाहर भागी। क्या खाना तैयार है? अभी नहीं, थोड़ी देर और बैठो।
हेफेंग बर्तन में सोया सॉस डाल रहा था। सिर्फ 2 बर्तन बचे हैं। बेसब्री मत करो, कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। गुआंगलिन रसोई में चला गया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया, अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेते हुए बोला, यह अद्भुत खुशबू है। ध्यान दो और सीखो, मुझसे आधा भी अच्छा होना काफ़ी है। मेरा मतलब था कि आपकी खुशबू बहुत अच्छी है। जाओ। हेफांग ने उसकी कमर पर हाथ थपथपाया। वहीं रुको और कोई परेशानी मत करो। हे। एक जोरदार आलिंगन के बाद उसने उसे छोड़ दिया। किंग गुआंगलिन ने एक तरफ हटकर चॉपिंग बोर्ड साफ किया, रसोई का कचरा कूड़ेदान में झाड़ दिया, फिर उसे धोकर एक तरफ रख दिया। जानते हो इसे क्या कहते हैं? क्या? हॉल में सुंदर, रसोई में कुशल। क्या मैं सचमुच हॉल तक पहुंच पाऊंगा? हेफेंग ने स्पैचुला हिलाया। कैसे? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल। करीब आएं। क्या चल रहा है? ये सुनकर किंग गुआंगलिन उसकी ओर बढ़ा और हेफोंग ने उसका सिर घुमाया और उसे जोर से चूमा। अगर तुम्हारे होठों पर शहद है तो मुझे चखने दो। मैं सच कह रहा हूँ। वह हंसा, ये देखकर कि हेफोंग ने खाना बनाना समाप्त कर दिया है। उसने जल्दी से प्लेट सौंप दी। इसे यहाँ रख दो। अचानक उसे लगा कि इस तरह से आगे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, जब तक दोनों के बीच प्यार पर्याप्त है। क्या विवाह प्रमाण पत्र सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है? ठीक है, इन्हें निकालो और फिर चावल परोसो। बस एक आखिरी डिश बची है। ये जल्दी बन जाएगी। रोजक। उसने चावल परोसे और मेज पर रख दिए और देखते ही देखते आखिरी डिश भी तलकर तैयार हो गई। हेफेंग उसे लाकर उसके सामने रख दिया। हाथ धो लिए? अरे, मैं अभी इन्हें धोने जा रहा हूँ। अगर अगली बार बैठने से पहले आपने अपने हाथ नहीं धोए तो मैं उन्हें स्टील वूल पैड से साफ कर दूंगी। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। किंग गुआंगलिन ने जल्दी से अपने हाथ धोए, उन्हें झाड़ा और बाहर भागा। मेज पर रखे बर्तनों को देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने झुककर हेफांग को जोर से थप्पड़ मारा। गुरुजी, ये वाकई काबिल है। खा लो, बर्तन बाद में धो लोगे। जरूर। वह मुस्कुराया, बैठ गया और उत्सुकता से खाने लगा। घर आने के बाद ये पहली बार था जब उन्होंने सिर्फ 2 लोगों के साथ आधी मेज पर खाना बनाया। किंग गुआंगलिन ने बिना किसी रोक टोक के खाया, इस बात की परवाह किए बिना कि वह शाकाहारी है या मांसाहारी। उसे टीचर ही द्वारा बनाई गई हर चीज़ बहुत पसंद थी और वह उसका भरपूर आनंद लेता था। उसने संतुष्टि भरी डकार ली और अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। हेफेंग ने पहले ही उसके लिए एक गिलास पानी भरकर बगल में रख दिया था और मुस्कुराते हुए बोला, अभी तक पेट भर गया? बहुत भरा हुआ, बहुत भरा हुआ। किंग गुआंगलिन ने पानी का गिलास उठाया, कुछ घूंट लिए और उसे नीचे रख दिया, फिर अपने पेट को छुआ और आह भरी। पिछली रात से भी ज्यादा भरा हुआ। मुझे देखने दो। देखो क्या? इसे उठाओ और मुझे देखने दो। हेफेंग आगे बढ़ा, उसकी कमीज उठाई और उसका गोल पेट देखा। वह उसे 2 बार छूने से खुद को रोक नहीं पाए। ये तो वाकई बड़ा हो गया है। बेशक, मेरा पेट भर गया है। किंग गुआंगलिन वहां सुस्ती से बैठा रहा, हिलने में भी आलस्य कर रहा था, जिससे उसे अपना पेट छूने का मौका मिल गया। ऐसा नहीं है कि वह मांस का एक टुकड़ा खो देगा, बेहतर होगा कि वह उसे छूने दे। उफ, मैंने सोचा था कि तुम्हें ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए, फिर भी मैंने तुम्हें पेट भर खाने दिया। हेफेंग ने उसकी उंगली अपने पेट में दबाए। आज रात हम दौड़ने चलेंगे, वरना तुम्हारा वजन जरूर बढ़ जाएगा। चलो आज रात इस बारे में बात करते हैं। अब मेरा पेट भर गया है तो फिर थोड़ा आराम कर लो, आज मैं तुमसे बर्तन नहीं धुलवाऊंगी। उसने किंग गुआंगलिन को देखा और उसे उस पर थोड़ा तरस आया, इसलिए वह उठकर मेज साफ करने लगी। बस रहने दो। किंग गुआंगलिन ने इशारा किया। मैंने कहा था कि मैं इन्हें धो दूंगा, थोड़ी देर बैठने के बाद धो लूंगा। हम इसे अगली बार करेंगे, कोई भी इस पर झगड़ा नहीं कर रहा है। हेफेंग ने बर्तनों को एक के ऊपर एक करके रख दिया और उन्हें रसोई घर में ले गया। अंदर जाकर बैठो, यहाँ बहुत गर्मी है। किंग गुआंगलिन सोफे पर झुक गया, रसोई में उसकी छवि को देख रहा था और महसूस कर रहा था कि उसके दिल में कुछ अवर्णनीय बात चुपचाप पनप रही है। मुझे बस यही बैठना अच्छा लगता है। आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।